एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स में कवर। और आज की क्लास के अंदर हम बीकॉम सेमेस्टर 3 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका जो एग्जाम है उसके न्यूमेरिकल पार्ट को कवर अप करने जा रहे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। हम यूनिट वाइज क्वेश्चंस को करेंगे। मैंने हर यूनिट्स के कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए हैं जो हर टाइप को कवर अप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अब मैंने इसके अंदर पीवाईक्यूज को ही बेसिकली इंक्लूड करा ताकि आपको पता भी चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। और उसके साथ ही पीवाईक्यूज के अलावा भी मैंने कुछ क्वेश्चंस को लिया है ताकि आपके ऑल ओवर जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं वो कवर अप हो जाए। तो सबसे पहली जो यूनिट हम करने जा रहे हैं दैट इज वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन या डिसीजन कह लो। तो इसको समझने से पहले सबसे बेसिक चीज हमें जो पता होनी चाहिए दैट इज द फॉर्मेट ऑफ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। मैं आपको बता रही हूँ कि इसके अंदर हमारे दो टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, दो टाइप्स के हमारे क्वेश्चंस रहते हैं। एक होता है हमारा कि वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करो, और दूसरा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड होता है। आपकी यही दो टाइप के क्वेश्चन अभी तक रिपीट होते आ रहे हैं, तो इसी टाइप के आपको दिखेंगे। जो बाकी टॉपिक्स है आपका रिसीवल मैनेजमेंट हो गया, क्रेडिट वाला हो गया, ठीक है, और आपका ईओपी वाला हो गया, तो ये सारे के सारे एस्टिमेशन वाला, इकोनॉमिक साइकिल वाला, तो वो सारा का सारा आपका उसके अंदर आता है। थ्योरी पार्ट के अंदर अभी तक दिखा है काफी सालों से, और अभी हम जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको कवर अप करने वाले हैं। एंड दिस इन दोनों टाइप्स के क्वेश्चन आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। या तो आपका ये आ जाएगा या तो आपका ये आ जाएगा। एंड ज्यादा चांसेस इस वाले के होते हैं कि वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन दिखता ही दिखता है। स्टार्टिंग में आपको सबसे पहले इसका फॉर्मेट समझा रही हूँ कि वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको किस फॉर्मेट को बनाना है। तो इस फॉर्मेट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी पहले पॉज करके वीडियो को अपने रजिस्टर में इतने इतने स्पेस देकर इस फॉर्मेट को बना लो ताकि अभी ही आपके दिमाग में फॉर्मेट सेट हो जाए। ठीक है, लेट अस स्टार्ट नाउ। अब सबसे पहली चीज क्या देखिए, हमें करंट एसेट। वर्किंग कैपिटल का मतलब ही क्या होता है, वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होती है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दो तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल आ जाती है। तो वही काम यहाँ पर करना है। एक मैंने कॉलम बनाया करंट एसेट्स का और एक कॉलम बनाया मैंने करंट लाइबिलिटीज का बनाया। करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहली चीज क्या आ रही है, हमारी कैश आ रही है। कैश कह लो या मैं कहूँ बैंक, दोनों में एक ही बात है। तो कैश या बैंक जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे। सेकंड चीज इज आवर स्टॉक। स्टॉक के अंदर जितना भी रॉ मटेरियल होगा, लेबर का काम होगा, जितना भी स्टॉक से रिलेटेड सामान है, जो भी हम स्टॉक इकट्ठा कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें हम रॉ मटेरियल इंक्लूड करते हैं। ये WIP का मतलब क्या होता है, हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। आपको अपने एग्जाम के अंदर पूरा ही लिखना है बिकॉज एक ही क्वेश्चन आएगा। अभी तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं, इस वजह से मैंने अभी शॉर्ट में एक में लिख दिया आपका। ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर भी हमारी तीन चीजें एडिशनल आती है। एक होता है हमारा मटेरियल, एक होता है हमारा लेबर, और एक होता है हमारा ओवरहेड्स। ठीक है, ओवरहेड्स भी हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, ठीक है, और एक होता है हमारा सेलिंग ओवरहेड्स। ठीक है, तो मैं इनका भी बता देती हूँ आपको, अभी ही बता देती हूँ। जो मैन्युफैक्चरिंग वाले होते हैं उनका हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब उनको हम लेते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग और एक होते हैं सेलिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग वाले जो होते हैं हमारे प्रोडक्शन में काम आते हैं, और जो सेलिंग वाले होते हैं वो हमारे सेल्स में काम आते हैं। ये दो चीजों का ध्यान रखना। अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगी, मतलब आपको जो फॉर्मूला समझाऊंगी, तो मैं अच्छे से उस कंसेप्ट में ये काम आएगा कि मैन्युफैक्चरिंग मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड, सेलिंग मतलब सेल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्या होता है, हमारे फिनिश गुड्स होते हैं, और अलग से कैश हो गया, स्टॉक हो गया। नेक्स्ट क्या हो गया, हमारा डेटर्स हो गया। अब ये तो जब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा, हमारा कैश वाला पार्ट हो गया, प्लस हमारा स्टॉक वाला पार्ट हो गया, प्लस हमारा ये डेटर्स वाला पार्ट हो गया। इन सबको हम प्लस कर देंगे, और इसके अलावा भी कोई अगर हमें करंट एसेट दे रखी है उसको प्लस करने पे हमारा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। करंट लाइबिलिटीज की बात करें, जो भी आपकी लाइबिलिटीज है, कोई भी चीज आउटस्टैंडिंग है, किसी से पैसा उधार पे ले रखा है, सब कुछ इसके अंदर आएगा। तब क्रेडिटर्स की बात करें, क्रेडिटर्स को हमें पैसा देना है तो वो हमारे क्रेडिटर्स है, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग वेजेस, अभी वेजेस नहीं दी है तो देनी है, तो वो आउटस्टैंडिंग है। तो ये आउटस्टैंडिंग लिखा हो, या एक वर्ड लिखा होगा आपके क्वेश्चन में, लैग। लैग इन वेजेस, तो लैग मतलब कि वो चीज नहीं दी है, रुकी हुई है, कब लैग है, तो इस वजह से लैग लिखा हो तो भी मतलब क्या आउटस्टैंडिंग वेजेस ही है। लैग इन वेजेस हो सकता है, ओवरहेड्स हो सकता है, रेंट हो सकता है, कुछ भी एक्सपेंस हो गया वो हमारा करंट लायबिलिटी में आएगा। ये हमारा बेसिक फॉर्मेट है जो आपको पता होना चाहिए। अब इसको हम टोटल कर देंगे तो हमारी टोटल करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। तो नेट वर्किंग कैपिटल के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, उसमें से हम अपनी करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब ये तो बेसिक फॉर्मेट था, पता होना चाहिए कि अभी मैंने जो यहाँ पे स्पेस छोड़ी है उधर करना क्या है। ठीक है, तो वो भी बहुत ईजी है, मैं समझा रही हूँ, अच्छे से समझते जाना। सबसे पहली जो चीज आती है दैट इज आवर, कह लो हम कि आउटपुट आता है, कितना आउटपुट पर यूनिट हम यूज कर रहे हैं।
आउटपुट पर यूनिट आता है। मैंने बोला कि मेरे पास 1 लाख यूनिट्स का सामान है और मैं उसको सेल करी, ये पर एनम का मैंने बताया आपको। और मेरे को उसको, मैं जो भी सामान ले रही हूँ तो हर एक हफ्ते का रिकॉर्ड मेंटेन कर रही हूँ। तो मैं हर हफ्ते का, और पूरे साल की बात हो रही है तो 1 ईयर हैज 52 वीक्स। तो मैं इसको किससे डिवाइड करूंगी? 52 से डिवाइड करूंगी। और इस चीज को मैं यहाँ पर, इसका जो आंसर है उसको यहाँ पर आउटपुट पर यूनिट में लिखूंगी। पहली चीज को लिखिए आउटपुट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, जैसे सपोज 20 रुपीज है तो 20 यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट चीजों में मल्टीप्लाई करूंगी एवरेज पीरियड, किससे? एवरेज पीरियड। मैंने बोला कि जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट 20 रुपए है और उसको मैं एवरेज 2 हफ्ते तक रख रही हूँ। तो यहाँ पे एवरेज पीरियड में क्या आ जाएगा? 2 वीक्स आ जाएगा। बेसिक चीज थी कि किसके ऊपर हमें किससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो कैश का तो नॉर्मली बैलेंस दिया होगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, या कैश की एडजस्टमेंट होती है वो आएगी। उसके अलावा कैश में तो कुछ भी अलग नहीं है। स्टॉक में रॉ मटेरियल का मैंने बता दिया। अब हमारे वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर, वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर भी सेम ही जो चीज है वो तो आएगी ही आएगी। तीनों के अंदर आएगी, मटेरियल में भी, लेबर में भी और ओवरहेड्स में भी। अब आपको ये चीज कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पे भी रॉ मटेरियल लिखा है, यहाँ पे मटेरियल लिखा है। तो अगर रॉ मटेरियल की बात करी जा रही है, स्टॉक की बात करी जा रही है, तो उसका जो कॉस्ट होगा वो इधर आएगा। अगर क्वेश्चन में हमें WIP का में लिखा गया, मेंशन करा गया WIP का इतना इतना कॉस्ट है, तो यानी मटेरियल के अंदर भी उसी चीज को हम इंक्लूड करेंगे। अब तीनों के अंदर एक और जो स्पेशल केस जो हमारा आ जाता है, जो स्पेशल चीज जो हमें ध्यान रखनी होती है, दैट इज आवर डिग्री ऑफ कंप्लीशन। क्या बोला मैंने? डिग्री ऑफ कंप्लीशन। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन। अगर हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है तो हम क्या इज्यूम करते हैं कि जो मटेरियल है उसकी डिग्री ऑफ कंप्लीशन है 100%, लेबर की है हमारी 50% और ओवरहेड्स की भी क्या है हमारी 50%। क्वेश्चन दे रखा है तो वही आप मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स में लिखोगे। क्वेश्चन ब्रैकेट में दिया होगा प्रॉपर चीज की डिग्री ऑफ कंप्लीशन इज दिस। जैसे अभी मैंने अभी क्वेश्चन नहीं कराया, बट अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे लिखा गया अज्यूम 60% completion stage in respect to conversion cost and 100% completion in respect to material। तो ये जो लेबर है, जो ओवरहेड्स है, हमारे कन्वर्जन वाले में आता है, कन्वर्जन कॉस्ट होती है इनकी। तो इस वजह से कन्वर्जन कॉस्ट लिखे मतलब लेबर और ओवरहेड्स की बात हो रही है। ठीक है, तो मटेरियल का समझ आ गया, लेबर का समझ आ गया और ओवरहेड्स का समझ आ गया। अभी हमारा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स का अच्छे से ध्यान रखना। आउटपुट तो हमारा सब में आ ही रहा है। जैसे ही पहला स्टेप जो आपका इस क्वेश्चन को करने का, डेट इज टू कैलकुलेट आउटपुट। क्या कैलकुलेट करना है हमें? आउटपुट कैलकुलेट करना है। तो जो भी आउटपुट होगा वो यहाँ पर आया, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट करना है। कॉस्ट किसकी करना होता है? यहाँ पे हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मैंने भी जब ओवरहेड्स का बताया था, मैंने आपको बोला था मैन्युफैक्चरिंग होते हैं और एक होते हैं हमारे सेलिंग होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग वाले आते हैं हमारे प्रोडक्शन के अंदर, और मैंने आपको बोला था सेलिंग वाले आते हैं हमारे सेल्स के अंदर। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे लिख रहे हो तो वो कैसे कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे देखिए आप। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यहाँ पे लिख ही रखा होगा, बाकी मैं आपको बता भी देती हूँ। रॉ मटेरियल, उसमें डायरेक्ट लेबर को प्लस करो, प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स मतलब हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की यहाँ पे बात हो रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को ऐड कर दें, मैंने बताया था अभी आपको, सेलिंग आ गया तो सेल्स में आएगा, प्रोडक्शन है तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग है तो वो किस में आएगा? हमारा प्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, तो ये चीज होगी हमारी। तो ये अब ध्यान रखना, बिकॉज देखो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट अगर आपने फ्लो में लिखते जा रहे होगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारा यहाँ पर आएगा। अब इसके आगे एवरेज पीरियड तो सबका दिया होगा कि इसको 2 हफ्ते तक चल रहा है ये, इसका एवरेज पीरियड 3 हफ्ता है, तो जो भी दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करना है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इज दैट इज कॉस्ट और क्रेडिट, सॉरी कैश एंड क्रेडिट। क्वेश्चन के अंदर अगर आपको लिखा है कि 40% इज ऑन कैश बेसिस, मतलब कि क्रेडिट पे कितना होगा? 60% होगा। जो भी हम ये काम कर रहे हैं इसके अंदर हम क्रेडिट को बेस मान के चलते हैं। तो जो भी काम हम कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें सब चीजों का जो हमारा चल रहा होता है, कॉस्ट किसके बेसिस पे करते हैं? तो हम क्रेडिट बेसिस पे करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में लिखा है कि 40% इज ऑन कैश बेसिस, तो आपको कैलकुलेट करना होगा क्रेडिट पे है, तो क्रेडिट पे कितना होगा? 60% हो गया। तो आप उस केस में 60% से एडिशनल आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो ये फिनिश गुड्स का भी समझ आ गया। अब डेटर्स की बात करते हैं। आउटपुट तो आएगा ही आएगा। अभी मैंने बताया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन हमारा फिनिश गुड्स में आ रहा है, तो अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी बताया, तो सेल्स आता है हमारा डेटर्स वाले पार्ट के अंदर। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स इधर आ गया, मल्टीप्लाई बाय जो हमारा एवरेज पीरियड दे रखा होगा वो तो आएगा ही
आएगा। तो ये पूरा का पूरा हमारा जो करंट एसेट्स का काम है वो खत्म होता है। अब हमारे करंट लायबिलिटीज पे creditors हैं, तो रॉ मटेरियल कुछ लिया होगा उसी के ऊपर ही हम क्रेडिटर्स जो भी है उनको पैसा देना रहता है हमारा, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज करने पर ही हुआ है, तो क्रेडिटर्स के अंदर हम क्या करते हैं, आउटपुट तो जो होगा वो आएगा ही आएगा। मैं रॉ मटेरियल कॉस्ट, जो कॉस्ट हमें रॉ मटेरियल में लगाई है वही कॉस्ट यहाँ पर आएगी। मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड, ये एवरेज पीरियड जो होगा वो क्रेडिटर्स का ही होगा कि क्रेडिटर्स का कितने एवरेज पीरियड्स है। आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें, जितना जो दे रखा है आउटपुट इनटू कॉस्ट इनटू जितने पीरियड तक वो आउटस्टैंडिंग रहा है वो आएगा। अब मैं फिर से वन गो में बता देती हूँ, पहली चीज क्या करनी है, हमें ध्यान क्या रखना है कि इसके अंदर हमें आउटपुट निकालना होता है सबसे पहली चीज। दूसरा चीज, हम सबकी कॉस्ट को वन गो में लिख देंगे। तीसरा चीज, हम एवरेज पीरियड को लिखेंगे। अब जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में भी हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है, रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस ओवरहेड्स। ओवरहेड्स में भी उसके अंदर हम प्रोडक्शन ओवरहेड्स इंक्लूड करते हैं। जो ये होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका काम हमारा फिनिश गुड्स में आता है, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का काम हमारा डेटर्स के अंदर आता है। तो ये जो कंसेप्ट था वो हमारा यहाँ पे डन हो गया, कि समझ आ गया हमें कि किस फ्लो में वो चलता है। अब क्वेश्चन मैंने लिया है, मैंने टोटल इसके 4 क्वेश्चन आपके लिए रेडी करे हैं। तो चारों के चारों क्वेश्चन को हम वन गो में करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। एक और चीज जो मेरे को बतानी थी, दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूड वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने देखा इस क्वेश्चन के अंदर ही लिखा था इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो मैं हम क्या करेंगे जब सॉल्व कर रहे होंगे, हम इस 40 में से डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन है 20, तो डेप्रिसिएशन 20 को माइनस करेंगे, तो मेरी अब जो न्यू कॉस्ट आई ओवरहेड्स की वो कितनी होगी, मेरी 20 हो गई। तो ये चीज हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये भी मैंने बताया, डिग्री ऑफ कंप्लीशन का बता दिया। अब हमारे 4 टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल गिवन डिटेल्स हो गया, तो इतना बेसिक तो आने के चांसेस नहीं, आ भी सकता है। बहुत सिंपल प्लेन क्वेश्चन हो गया। कैश की एडजस्टमेंट आ गई, जिसमें कैश को कैलकुलेट करना पड़ रहा है खुद से। कंटिजेंसीज ऐड करने वाला क्वेश्चन आ गया। कैश और क्रेडिट बेसिस वाला जो मैंने भी आपको बताया कि अगर लिखा है 60% ऑन क्रेडिट बेसिस 60% ऑन कैश बेसिस, तो उसका आपको कैसे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तब हम फटाफट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ रहे हैं। अब देखो मैंने क्या चीज बोली, सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना होता है, मैं आउटपुट पर यूनिट। तो मैंने यहाँ पे गई, मैंने क्या लिखा, सबसे पहली चीज जो मैं वर्किंग नोट में लिखूंगी दैट इज आउटपुट पर यूनिट। क्वेश्चन में मैं देखती हूँ क्वेश्चन में कहाँ हमें आउटपुट दे रखा है, तो मैं क्वेश्चन को पूरा देख रही हूँ। लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी कि कितना आउटपुट है हमारा, 20,000 सॉरी 20,800 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन पर एनम। पर एनम का मतलब क्या, 1 ईयर का, हमें हर साल का इतना प्रोडक्शन वो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने करा आउटपुट पर यूनिट, यानी कि कितना दे रखा है 20800, डिवाइडेड बाय किससे करना होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा, कितने पीरियड्स के लिए वो हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हर जगह पे क्या लिखा है, वीक्स लिखा है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 52 वीक्स से। मतलब एक ईयर में कितने वीक्स होते हैं, 52। अगर ये मंथ में दिया होता तो किससे डिवाइड करती मैं, 12 से डिवाइड करती। तो 20800 को अगर हम डिवाइड करेंगे 52 से, तो मेरा आंसर आएगा 400 यूनिट्स। जो आप कैलकुलेट करोगे इसी की बात, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला क्या है, रॉ मटेरियल प्लस हमारा डायरेक्ट लेबर प्लस हमारा ओवरहेड्स आएगा। रॉ मटेरियल क्वेश्चन में हमें दे रखा है, देखो यहाँ पर 60, डायरेक्ट लेबर कितना दे रखा है हमें 20। पहले इतना लिख देते, रॉ मटेरियल में हमने 60 लिखा, डायरेक्ट लेबर में हमने लिखा 20। ओवरहेड्स पे आ जाओ, अभी मैंने बताया डेप्रिसिएशन को हमें हटाना होता है, तो 40 माइनस 20 करा तो मेरा आंसर कितना आ गया 20। तो मैं यहाँ पर ओवरहेड्स के अंदर 20 लिखूंगी, तो मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई 100। नेक्स्ट चीज जो हम निकालेंगे दैट इज कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करें उसका मतलब क्या होता है, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस उसके अंदर हम अगर क्या प्लस कर दे, हमारा क्या बोला था मैंने, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स करेंगे। क्या क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का कुछ दे रखा, नहीं दे रखा, यानी सिर्फ नॉर्मल ओवरहेड्स, तो हम यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या थी 100, 100 प्लस 0, तो मेरा आंसर कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स का भी 100 आ गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट चीज और कुछ देखो, और भी कुछ अगर दे रखा है, नहीं दे रखा। क्वेश्चन में हमने क्या क्या काम कर दिया, हमने रॉ मटेरियल डायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स का जो हमने निकाला था कैलकुलेशन में वो हमने काम कर दिया। अब फटाफट सुनो क्या क्या हम लिखते जाएंगे। आउटपुट मेरा क्या आया 400, हर जगह पे अब मैं 400 लिख दूंगी। यहाँ पे रॉ मटेरियल के आगे 400 लिखा, यहाँ पे हमने फोर मटेरियल के आगे, सबके आगे क्या लिख देंगे हम, 400 लिख देंगे, कि इतना आउटपुट पर यूनिट हमारा प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, देखो फटाफट ये वाला काम बहुत इजी है कि एक बार कैलकुलेट कर दिया
हो गया। तो मटेरियल लिखने का काम हो गया। नेक्स्ट था जो रॉ मटेरियल का कितना अमाउंट 60 है, तो मैं रॉ मटेरियल में गई, मैंने रॉ मटेरियल के आगे किससे मल्टीप्लाई करा, रुपीज 60 से। मटेरियल पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल का दे रखा है, डायरेक्ट लेबर का कितना है 20 है। तो पहले मटेरियल के अंदर हमारा रुपीज 60, डायरेक्ट लेबर का कितना है 20, तो रुपीज 20 हमारा इधर आ गया। ओवरहेड्स का हमने डिप्रिसिएशन माइनस करने वाला ही लिखेंगे, तो कितना था 20 था, तो यहाँ पे मैं गई, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, रुपीज 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर एट द रेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो ब्रैकेट में लिख लो ताकि अभी ही याद हो जाए। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिनिश गुड्स, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारी 100, 100 रुपीज है, और सेल्स कितनी है 100 है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के लिए हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और मैंने बताया था डेटर्स को हम किस में इवेलुएट करते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, तो इसको किस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, रुपीज 100 से कर देंगे। तो अब यहां से लेकर यहाँ तक का हमारा काम हो गया। अभी मैंने आपको बताया जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं उसको हम रॉ मटेरियल के ऊपर इवेलुएट करते हैं, मतलब रॉ मटेरियल की बेसिस पे हमारे क्रेडिटर्स बनते हैं कि ठीक है हमें उनको पैसा देना है। तो क्रेडिटर्स भी हमारे रॉ मटेरियल कॉस्ट पर क्या इवेलुएट होते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट कितनी है 60 है, तो इधर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब आगे आ जाते हैं। हमने रॉ मटेरियल का काम कर दिया, हमने एक मिनट में हाईलाइटर ले लेते हैं हम फटाफट। ठीक है, हमने रॉ मटेरियल का काम कर दिया, हमने डायरेक्ट लेबर का काम कर दिया, हमने ओवरहेड्स का काम कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी का जो काम था वो भी कर दिया हमने। ठीक है, और कुछ करा है हमने, नहीं करा। अब फटाफट आ जाते हैं, अब हमने क्या निकालना है, पीरियड को डालना है यहाँ पे। एवरेज पीरियड रॉ मटेरियल इन स्टॉक, रॉ मटेरियल को रखने का एवरेज पीरियड कितना है 2 हफ्ता। तो यहाँ पे मैं गई रॉ मटेरियल को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 वीक से मल्टीप्लाई कर दिया। आ गया जो फटाफट। आगे क्या दे रखा है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स, उसका एवरेज पीरियड कितना है 2 हफ्ता। तो इन तीनों को यानी कि सारे के सारे वर्किंग प्रोग्रेस को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं, 2 वीक्स से। ठीक है, तो तीनों के अंदर मैंने 2 वीक्स लिखा। रुपीज और डब्ल्यू लिखना, वीक्स लिखना जरूरी है ताकि पता चले टीचर को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वर्क इन प्रोग्रेस के ब्रैकेट में कुछ लिखा है, assume, क्या लिखा है, assume 60% completion stage in respect to conversion cost and 100% completion stage in respect to material। लेबर है और ओवरहेड है, लेबर ओवरहेड हमारा किस में आता है, कंप्लीशन स्टेज में आता है। और हमारा मटेरियल क्या है, हमारा मटेरियल ही है, तो 100% उसके अंदर आया। तब मैं क्या करूंगी यहाँ पर, मैं जब अपने कैलकुलेशन शो कर रही हूँ तो उसके अंदर व्हाट आई विल डू इज, मटेरियल 100% बोला 100/100, लेबर हमारा 60% बोला 60/100, ओवरहेड्स भी 60% बोला 60/100। ये मेरा काम यहाँ का डन हो गया, यानी कि मेरा ये जो ये पूरा वर्क इन प्रोग्रेस है दैट इज डन। मेरा जो ये रॉ मटेरियल है दैट इज डन बिकॉज एवरेज पीरियड मैंने लिख दिया। अब मेरे फिनिश गुड्स और डेटर्स रह गए हैं, उसको फटाफट देख लेते हैं क्या दिया है। फिनिश गुड्स का है 3 वीक, तो पहले उतर जाके फटाफट फिनिश गुड्स के आगे क्या लिख दिया मैंने, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया। तो इस पूरे को अगर आप कैलकुलेट पहले करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे आ जाते हैं। डेटर्स का क्या दे रखा है हमें 4 हफ्ता, तो डेटर्स पे जाते हैं फटाफट, और वहां पे हमने लिख दिया 4 वीक से मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने रुपीज डाल दिया गलती से, यहाँ पे आप वीक्स ही करना, ये वीक्स और रुपीज में गलती मत करना। ठीक है, 4 वीक्स हो गया। अब मैं इसको फट कैलकुलेट करने जा रही हूँ। पहले अभी मैं इसका काम करूंगी, फिर मैं अपनी लाइबिलिटी वाले पार्ट पर आऊंगी। कैश दे रखा है क्वेश्चन में, डायरेक्टली दे रखा है 30,000, तब हम जाते हैं यहाँ पर डायरेक्टली कैश के अमाउंट में हम 30,000 लिख देंगे, और इन द आउटर कॉलम हम लिखा 30,000 है। रॉ मटेरियल क्योंकि फर्स्ट पार्ट है इसका, हम आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, तो इसका भी हमने क्या लिखा, कैलकुलेट करोगे अगर आप इसको तो आ जाए आपका 48,000। ठीक है, मटेरियल इसको इनर कॉलम में करना बिकॉज तीनों वर्क इन प्रोग्रेस है, इनको हम टोटल करके बाहर फाइनल आंसर लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा 48,000, ये हो गया हमारा 9600, और ये भी हो गया हमारा 9600। बाहर इनका टोटल आ जाएगा दैट इज अवर 67200 समथिंग। ठीक है, फिनिश गुड्स की बात करें, इसको कैलकुलेट करोगे तो 1,20,000 आ गया हमारा आंसर। और डेटर्स को अगर आप कैलकुलेट करोगे, अब डेटर्स में एक और चीज रहती है, इसलिए अभी हम इसको नहीं करते बिकॉज अभी हमने एक चीज स्किप करी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं। अब हमारा क्या रह गया, सप्लायर वाला पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट। एक मिनट को मैं कलर चेंज कर देती हूँ। अब हमारी दो चीजें रहेगी, क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर वाला काम, हमारा लैग इन वेजेस वाला काम, कैश एट बैंक हो गया। और नीचे जो एडजस्टमेंट लिखी है, बी अज्यूम दैट प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट इवनली, इस चीज को छोड़ दो। 20% आउटपुट वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस।
आउटपुट को क्रेडिट बेसिस पे सोल्ड करा। डेटर्स क्या है, जिससे हमें पैसा मिलना है। मैंने आपको बताया था कैश बेसिस अलग है और क्रेडिट बेसिस अलग है। तो यानी डेटर्स के ऊपर जो मेरे को कैश मिल रहा है, कैश हमारा हमारा चल रहा है हमारा 20%, और हमें अब क्या निकालना है, कैश वाला दे रखा है, हमें यहाँ पे लिख रही हूँ कैश हमें दे रखा है 20%। तो क्रेडिट कितना हो गया वो ऑटोमेटिकली 80%। और यहाँ पे कैश बेसिस आउटपुट की बात हो रहा है, तो मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे डेटर्स की बात कर रहे हैं, जिनको हमने पैसा सामान सेल करा है, ठीक है, जिनसे हमें पैसा मिलेगा। तो हमने क्या करा, यहाँ पर हमने देखा कि डेटर्स के ऊपर हमें जो क्रेडिट है वो डेट, तो हम इसको 80% से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो ये पूरा का पूरा मेरा डेटर्स वाला काम भी कंप्लीट हो गया। डेटर्स में हमें ये चीज कैश और क्रेडिट वाली चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि एडजस्टमेंट आ सकती है। तो इसको मल्टीप्लाई करा तो 128,000 मेरा आंसर आ गया। टोटलिंग करके हमारा जो ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो भी हमारा आ गया। ठीक है, अब हमारा बस इतना सा काम रह गया, इसको फटाफट कर डालते हैं। तो क्रेडिटर्स का 60 था हमारा, और कॉस्ट हमने निकाल लिया। क्रेडिटर्स मतलब हमारे सप्लायर्स की बात हो रही है, उसका क्या दे रखा है, 2 वीक दे रखा है। हमने यहाँ पे सप्लायर के आगे क्या लिख दिया, क्रेडिटर्स के आगे क्या लिख दिया हमने, 2 वीक्स लिख दिया। इसका कुछ नहीं करना था, और हमने कैलकुलेट करा 48,000, ये भी आ गया। आउटस्टैंडिंग वेजेस की बात करें, आउटस्टैंडिंग मतलब लाख की बात करें, क्वेश्चन में लाख लिखा था, दैट इज 1.5 वीक्स। तो हमने यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1.5 वीक्स से। वेजेस की बात करें, वेजेस मतलब किसको मिलती है, लेबर को मिल रही है। तो लेबर की कॉस्ट कितनी है, 20 है। तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 12,000 आ गया। इसको अगर आप टोटल करोगे तो आपकी जो ये करंट जो हमारा ये क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग वेजेस दैट कम्स आउट टू बी 60,000। नीचे लिख दो 60,000। अब आप टोटलिंग करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 333,200। अब क्वेश्चन में अगर कुछ भी रह गया तो हम देखते हैं। यस, वन थिंग, हमारा एक पॉइंट रह गया, दैट इज एड 10% टू योर कंप्यूटेड एस्टिमेटेड टू अलाउ फॉर कंटिजेंसीज। कंटिजेंसी के लिए हमें 10% निकाल कर रखना है, ऐड करना है, 10% ऐड करना है कंटिजेंसीज का। तब हमने क्या करा, यहाँ पर गए हम, 10% किसका होगा, हमारा नेटवर्किंग कैपिटल का होगा। तो हमने यहाँ पे एक चीज लिखी ऐड, क्या ऐड कर रहे हैं हम, 10% टू कंटिजेंसी, जैसा क्वेश्चन में लिखा है। तो 10% किसका निकलेगा, इस चीज का निकलेगा। तो दैट कम्स आउट टू बी 333,200। इसको अब अगर हम सब्ट्रैक्ट सॉरी ऐड करना है, ध्यान रहे सब्ट्रैक्ट मत कर देना। तो हम यहाँ पे फिर से लिखेंगे नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड नाउ। ठीक है, तो रिक्वायर्ड कितना होगा, इसको अगर करोगे आप ऐड तो आपका आंसर आ जाएगा 366,520। तो दिस कम्स आउट टू बी आवर वर्किंग कैपिटल। तो ये पूरा सॉल्यूशन है, आपको वन गो में दिख रहा है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या क्या कंसेप्ट कवर कर लिया, हमने कॉस्ट प्रोडक्शन पता चल गया, सेल्स का पता चल गया, हमने डिग्री ऑफ कंप्लीशन का भी जो अलग से खुद से पता जाता है वो भी कर लिया हमने। नॉर्मल क्वेश्चन तो अलग हो गए, कंटिजेंसी और कैश क्रेडिट कर लिया। कैश कंपटीशन वाला अलग से क्वेश्चन है, उसको भी हम देखते हैं। ये देखो, अब इस क्वेश्चन के अंदर ना कुछ भी नया नहीं है, बस एक चीज और अलग है, बाकी सब कुछ भी हमने करा वही है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी, यू विल बी सॉल्विंग एंड टेलिंग द आंसर इन द कमेंट सेक्शन कि इसका आंसर क्या होता है। प्रोडक्शन ऑफ कंपनी दे रखा है, पहला काम हमारा क्या, प्रोडक्शन निकालना, आउटपुट आप निकाल लेंगे। अब पूरा इसमें दे रखा है, मंथ्स में दे रखा है आपको कि आपको किस चीज के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो हम पूरा प्रॉपर अगर क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि मंथ्स के अंदर दे रखा है, 3 मंथ्स, 4 मंथ, ऐसे में दे रखा है 2 मंथ। तो हमने क्या देखा, मंथ्स में दे रखा है, मंथ्स दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय किससे होगा, 12 से डिवाइड होगा। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 12, आप देखोगे इसका आंसर पॉइंट में आ रहा होगा। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट हेयर, आप क्या करो, एज इट इज 5 लाख बाय 12 को इधर लिख दो, 5 लाख डिवाइडेड बाय 12, इसी से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज कैलकुलेशन में फिर आसानी हो जाती है कि आप कैलकुलेटर में पहले सारे न्यूमरेटर को कर लो, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 12 कर लो। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट चीज कि ये सब कुछ दे रहा है, एक्सपेक्ट कॉस्ट ऑफ प्राइस आर दिस, रॉ मटेरियल 40% है सेलिंग प्राइस का। देखो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, रॉ मटेरियल इज द कॉस्ट ऑफ सेलिंग प्राइस दे रखा है, रॉ मटेरियल 40% है सेलिंग प्राइस का, डायरेक्ट वेजेस 20%, ओवरहेड्स हमारा 20%। क्या क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दे रखा है, यस दे रखा है, कितना दे रखा है, 8 पर यूनिट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 40% ऑफ 8 क्या हो गया, 8 16 24, सॉरी ये तो हमारा 32 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से जीरो कटा तो क्या आ गया, 3.2 हो गया। नेक्स्ट आपका आ गया डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस की बात कर लेते हैं हम, दैट इज आवर 20%। 20% किसका बोला गया है,
सेलिंग प्राइस हमारा कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो 8 टू जा 16, तो 1.6 होगा ये हमारा। ओवरहेड्स पे भी आ जाओ, सिमिलरली ओवरहेड्स का कितना दे रखा है, 20%, तो सेम यहाँ पे भी 1.6 आ गया। तो इसकी आपको क्या मिल गई, कॉस्ट मिल गई है कि कितना इसका कॉस्ट चल रहा है, एक्सपेक्टेड कॉस्ट के रेशियो क्या चल रहा है वो आपको पता चल गया। अब क्या बात है, रॉ मटेरियल ऑर्डिनरी ये सब चीजें छोड़ दो, रॉ मटेरियल को कितने महीने तक रखा गया है, 3 महीने तक रखा गया है। यहाँ पर तो रॉ मटेरियल का एवरेज पीरियड मल्टीप्लाई बाय 3 करना है। ठीक है, आगे 2 महीने ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स इन प्रोसेस फॉर 2 मंथ्स एंड इज अज्यूम टू बी कंसिस्टिंग 100% रॉ मटेरियल, वेजेस एंड ओवरहेड। तो 100% का मतलब क्या है यहाँ पर, कि रॉ मटेरियल को भी 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप, और लेबर को भी और ओवरहेड्स को भी। तो यानी कि जो यहाँ पर हम जो कर रहे थे ये चीज, यहाँ पर ये देखना ना, 100/100, 60/100, 60/100, यहाँ पे तीनों में आपको 100% लिखना होगा। 100% लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज आंसर तो कैलकुलेट करके 1 ही हो जाएगा 100/100 का। ठीक है, फिनिश गुड्स का बता रखा है यहाँ पे, पीरियड 3 मंथ चल रहा है फिनिश गुड्स का। क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर्स इज 4 मंथ। ठीक है, क्रेडिट गिवन टू डेटर्स इज 3 मंथ। तो ये बता रखा है किस किसका कितना कितना पीरियड चल रहा है। नेक्स्ट में बैलेंस ऑफ कैश इज 1 लाख, ये भी मैंने बता दिया। लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस वाला हमने पढ़ लिया। तो अब इसमें बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपका जो एक अलग कंसेप्ट था रॉ मटेरियल डायरेक्ट वेजेस ओवरहेड्स का, वो कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट। हाँ, तब ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें मैंने ना 2-3 चीजें और खुद से भी ऐड कर दी ताकि इस क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो जाए। आपका अभी तक जो लैग वाला कंसेप्ट था, आपका क्रेडिट का कंसेप्ट था, कंप्लीशन का कंसेप्ट था, कैश और क्रेडिट का था, सारे कंसेप्ट जो है इसके अंदर हमारे मिक्स हो रहे हैं। अच्छे से इस क्वेश्चन को इसलिए आप समझ लेना, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर ही सब कुछ कवर हो जाएगा। BC Limited is to sell 1,50,000 स्टॉक इन नेक्स्ट ईयर। डिटेल्स इसकी हमें यहाँ पर दे रखी है। ठीक है, रॉ मटेरियल 20, डायरेक्ट लेबर 5 है, ओवरहेड्स जो है हमारे 15 है, जिसके अंदर हमारा डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। डिप्रिसिएशन कितना दे रखा है, 5। अब फिर से डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड लिखा है, तो हमें इसमें डेप्रिसिएशन को हटाना पड़ेगा। तो ओवरहेड्स उसके हमारा क्या आ गया, हमारा 10 आ गया। टोटल कॉस्ट दे रखी है, प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का तो सॉरी 0 लिख दिया यहाँ पे, इसका तो हमें कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। रॉ मटेरियल 2 महीने के लिए रहा है। वर्क इन प्रोग्रेस जो है हमारा 1/3 है। फिनिश गुड्स 1 मंथ है। क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर मतलब क्या बताया मैंने, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का 1 मंथ दे रखा है, डेटर्स का हमारा 1 मंथ दे रखा है। लैग का मतलब मैंने बताया आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का हमें दे रखा है 1 मंथ। लैग इन ओवरहेड्स, ओवरहेड्स मतलब हमारा जो भी ये वाली बात कर रहे हैं उसकी बात करी जा रही है, तो हमारा ये जो हमारा लाइबिलिटी बनेगी उसमें एक पहली चीज हमारी क्रेडिटर्स होगी, दूसरी चीज हमारी वेजेस होगी, तीसरी चीज हमारी ओवरहेड्स भी आ रही है। एक जो नई चीज यहाँ पे लिख रखी है, दैट इज कैश बैलेंस इज 30% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जो हमारा जितना भी कैश होगा उसका हम जो बैलेंस निकालेंगे, दैट विल बी 30% ऑफ आवर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज आवर टोटल करेंट एसेट्स। ठीक है, इसके कंसेप्ट में मैं आऊंगी, बहुत इजी है, जस्ट आप एक क्लिक याद रखनी है तो पूरा हो जाएगा आपका। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दे रहा है, दैट इज आपको अलग से बताया कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कितना है, 4 पर यूनिट है। 40% ऑफ परचेज इज ऑन कैश एंड 65% ऑफ सेल इज ऑन क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें थोड़ा घुमा के बताया है। बात वही करी जा रही है कि जहां पे आपका परचेज लिखे है वहां पे आप किसकी बात करते हो, सेल लिखे है वहां पे आप किसकी बात करते हो। मैं क्वेश्चन में बताऊंगी करते वक्त। डिग्री ऑफ कंप्लीशन फॉर WIP इज, एंड मतलब मटेरियल का दे रखा है हमें 80%, लेबर और ओवरहेड्स का दे रखा है 40%। तो अब जब हम जहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे वहां 80% से करेंगे, और लेबर और ओवरहेड्स में किससे करेंगे, 40% से। पहला काम मैंने क्या बताया, सबसे पहला काम क्या करना है हमें, आउटपुट पर यूनिट हमें कैलकुलेट करना होता है। मंथ्स में दे रखा है तो डिवाइडेड बाय किससे होगा, 12 से होगा। और ऊपर हमें क्या दे रखा है, तो 1,50,000 दे रखा है, तो ऊपर हमने क्या लिखा, 1,50,000। तो मेरा आंसर आ गया ₹12,500 आ गया। नेक्स्ट जो हमें कैलकुलेट करनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्मूला लिखना इसमें है, रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स। प्रोडक्शन ओवरहेड्स का अलग मतलब होता है, इसलिए लिखना जरूरी है। हमारा जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, 20 है, तो रॉ मटेरियल क्या है, 20 लिखा। डायरेक्ट लेबर कितना है हमारा 5, तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा, 5 लिखा। और मेरा जो ये ओवरहेड से दैट इज आवर 10, तो मेरा आंसर कितना आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का 35 रुपीज आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स का फॉर्मूला क्या था हमारा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन
प्लस हमें क्या कर देना है उसके अंदर हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को प्लस करना है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हमारा क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पे, दैट इज 4 पर यूनिट। तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया 35, देखो यहाँ पर प्लस 4 कर रहे हैं, तो मेरा आंसर कितना आ गया, ₹39 पर यूनिट मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई है। तो जो मेन काम था वो मेरा डन हो गया। अब एक और चीज यहाँ पे, चल पहले इतना करते हैं फिर ही हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मेट रहेगा तो इसके ऊपर वाले भी हम कर लेते हैं, ताकि फॉर्मेट हमारे ऊपर बन रखा है उसी के अंदर ही हम इस चीज को ऐड कर देंगे। क्या है मेरा आउटपुट सबके अंदर, दैट इज 12,500। तो मैं सब जगह जाकर जो आउटपुट है वहां पे 12,500 लिख दूंगी एज एन आउटपुट। ठीक है, तो मैं सब जगह ये चीज लिख कर आती हूँ फटाफट, 12,500, 12,500। फिनिश गुड्स में भी यही चीज आएगी, 12,500। डेटर्स में भी आएगा, हमारा क्रेडिटर्स में भी आएगा। बस लिखने का काम है, इसमें कुछ भी काम नहीं है। जनरली आई एम सेइंग दिस थिंग, 12,500 सब जगह लिख दिया। ये काम आप ब्रैकेट में करेंगे, आपको कैलकुलेशन शो करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये जरूर कर कर आना। ठीक है, नेक्स्ट चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी निकाली, 35। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का काम किस में था, डेटर्स में कि फिनिश गुड्स, प्रोडक्शन यानी फिनिश गुड्स में था। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगी 35 से। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या थी मेरी, 39। सेल्स मतलब डेट्स, तो सेल्स यानी डेटर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं यहाँ पे 39 से। तब जो ये मेरी चीज थी, जो मेरा अभी जो कैलकुलेट करके निकाला था, दैट इज डन। अब आ जाओ ऊपर, सॉरी नीचे। आगे क्या दे रखा है हमें, हमने रॉ मटेरियल का 20 दे रखा है, तो यहाँ पे मैं रॉ मटेरियल को मल्टीप्लाई कर देती हूँ ₹20 से। इधर भी मैं रॉ मटेरियल को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, ₹20 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट आ जाइए, रॉ मटेरियल का हो गया, डायरेक्ट लेबर 5 है, लेबर के अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ₹5 से। और ओवरहेड्स का भी हमने निकाला था 10, तो ओवरहेड्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फिनिश गुड्स का कर लिया हमने, और इसका भी कर लिया। क्रेडिटर्स का बताया था रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर होता है, तो क्रेडिटर्स का भी हो गया हमारा ₹20 हो गया। नेक्स्ट वेजेस की बात कर लेते हैं, हम उसको भी हम लिख ही डालते हैं, बिकॉज उसका भी हम जब लिख ही चुके हैं ऑलमोस्ट सब कुछ। तो इधर देखो, फिर रुको एक मिनट, वेजेस कहाँ गया हमारा, हाँ। तो लैग इन पेमेंट ऑफ वेजेस, वेजेस किसकी बेसिस किसको मिलती है, लेबर को मिलती है। तो लेबर का क्या है, 5, तो वेजेस के अंदर भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ₹5 हमने यहाँ पर लिख दिया। ओवरहेड्स का क्वेश्चन में दे रखा था, तो यहाँ पर भी ओवरहेड्स में क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो कॉस्ट तो नहीं बदल रही है ना, यहाँ पे तो कॉस्ट सबकी जगह पे सेम ही चलेगी। तो ये दो काम जो थे हमारे, सबके जो दो चीजें लिखनी थी वो हमने लिख दी है। रॉ मटेरियल 2 महीने के लिए, तो रॉ मटेरियल के आगे हमने क्या लिखा यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय 2 मंथ्स हमने कर दिया। इसको हम कैलकुलेट भी कर देंगे, बस इसमें तो कुछ और नहीं होना हमारा। तो ये दिस कम्स आउट टू बी आवर 5 लाख। कितना आ गया मेरा, 5 लाख आ गया। अब मटेरियल पे आ जाते हैं। नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है, वर्क इन प्रोग्रेस 1/3 लिख रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, 1/3। इसको जरा थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, बिकॉज इट इज नॉट 1/3, इट इज 1/2। तो आप इसको ठीक कर लेना, ठीक है, 1/2 कर लो। तो यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे ऊपर चला गया। तो वर्क इन प्रोग्रेस को हम किससे मल्टीप्लाई करें, 1/2। इधर भी 1/2 और इधर भी 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट चीज क्वेश्चन में हमें क्या दे रखी है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन दे रखा है। डिग्री ऑफ कंप्लीशन की बात करते हैं। हमें क्वेश्चन में लिखा है 80% हमारा मटेरियल है और बाकी दोनों हमारे 40% है। तो मटेरियल को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 80/100 से, और हमारे बाकी दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 40/100 से, 40/100 से। ठीक है, तो ये काम हमने कर दिया। इसको कैलकुलेट करके हम बाहर लिख रहे हैं, बिकॉज इसके अंदर और कुछ तो नहीं ही होता हमारा। तो वी हैव कैलकुलेटेड दिस थिंग राइट नाउ। तुम्हारा ये काम हमारा डन हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं फिनिश गुड्स के ऊपर। फिनिश गुड्स का ये भी कैलकुलेट कर दिया हमने, ये भी कैलकुलेट कर दिया। क्या इसका और कुछ भी हमें दे रखा है, अब पहले वो देखते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम आंसर इसका निकालते हैं। सी यहाँ पे कितना देखिए, फिनिश गुड्स का 1 मंथ दे रखा है, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो फिनिश गुड्स को। दिस कम्स आउट, हमारा आंसर कितना आ गया इसका, 437,500। डेटर्स की बात करें तो डेटर्स का कुछ दे रखा है, फटाफट देख लेते हैं यहाँ पर। तो डेटर्स का भी 1 मंथ दे रखा है, तो डेटर्स में भी ज्यादा कुछ ऐड नहीं हो रहा है हमारा यहाँ पे। ठीक है, और कुछ 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 देख लेते हैं फटाफट। इधर भी इसको करेक्ट कर लो, डेटर्स के अंदर ना 2 महीना कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डेटर्स को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 मंथ से। अब हम देखेंगे, क्योंकि मैंने बताया था डेटर्स में हमें ध्यान रखना है, डेटर्स और क्रेडिटर्स के अंदर, कि कैश और क्रेडिट बेसिस कुछ लिखा है कि नहीं लिखा। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना। क्या लिख रखा है, 40% ऑफ परचेज इज ऑन कैश। परचेज की बात कर रहे हैं और सेल की बात कर रहे हैं। जब सेल आएगा, मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, अपने
किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं डेटर्स की बात कर रहे हैं। सेल हो यानी कि डेटर्स की बात कर रहे हैं, जिससे हमें पैसा आएगा। और वहीं पे अगर हम परचेज की बात करें तो परचेज हम क्रेडिट से कर रहे हैं, उनको हमें पैसा देना है। तो 40% ऑफ परचेज इज ऑन क्रेडिट, परचेज मतलब क्रेडिटर्स। 40% हमारा किस पे है, कैश पे है। तो 60/100 हमारा किस पे होगा, क्रेडिट पे होगा। तो 60/100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। और वहीं पर अगर हम इसकी बात करें डेटर्स की, उसमें लिखा था 65% ऑन क्रेडिट, तो यहाँ पे 65/100 से ही मल्टीप्लाई होगा। तो डेटर्स को अगर हम प्लस करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 633750। बिकॉज अगर फटाफट कैलकुलेशन वाला काम हो रहा है, तो कैलकुलेशन में अगर एक आधा कुछ पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो उसको ध्यान में रखें। मेन आप जो है कंसेप्ट पे फोकस करें, ठीक है। तो हमारा ये काम हो गया, यहाँ पे कर दे। क्रेडिटर्स के अंदर आ जाते हैं। क्रेडिटर्स के अंदर अभी हमने मंथ से मल्टीप्लाई नहीं करा, मंथ्स देखते हैं कितना लिख रखा है। क्रेडिटर्स का मंथ हमारा यहाँ पे दे रखा है 1 मंथ दे रखा है, तो यहाँ पे हम जाकर 1 मंथ लिख देते हैं। 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका आंसर आ गया आपका 1,50,000 समथिंग। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस पे आ, तो वेजेस का कुछ अमाउंट दे रखा था। यस, वेजेस हमारा 1 मंथ है और ओवरहेड्स हमारा हाफ मंथ है। तो वेजेस के आगे हमने 1 मंथ लिख दिया। ठीक है, और ओवरहेड्स के आगे हमने क्या लिख दिया, हमारा 1/2 मंथ लिख दिया। इसको कैलकुलेट करोगे तो 62500 इधर आ गया, इधर भी 62500 आ गया। क्या क्वेश्चन में और कुछ दे रखा है जिसके ऊपर हमें ध्यान रखना है? तब उसको भी देख लेते हैं हमें क्या दे रखा है यहाँ पे। तो अभी और कुछ हमें यहाँ पे नहीं दे रखा, तो यहाँ तक हमने काम कर दिया। अब जो मेन जो चीज इस क्वेश्चन में समझनी थी, दैट वाज आवर कैश वाला कैलकुलेशन। जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करोगे तो अगर आपका अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखेंगे तो इट विल कम आउट, जो ये ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वाला है ये आपका आ जाएगा 1708750। ठीक है, अभी मैं कंसेप्ट समझा रही हूँ, कैलकुलेशन और अप्रोक्सीमेटली यही बैठेगी। तो क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है उसको देखते हैं। क्वेश्चन सेइंग, मैं एक में थोड़ा इरेज कर दूं ताकि थोड़ा आपको क्लैरिटी हो पाए यहाँ पे। हाँ, ठीक है, तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कैश बैलेंस इज 30% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मैंने यहाँ पे लिखा कैश इज, इसका मतलब इज इक्वल्स टू 30% ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, कैश प्लस करंट एसेट्स, बाकी सारे जो होते हैं, दैट गिव्स आवर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। ये लिखो। कैश का कितना परसेंट बोला उन्होंने, 30% बोला है। यानी जो बाकी करंट एसेट होंगे वो कितने परसेंट होंगे, 70% होंगे। तभी तो मेरा जो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल है वो कितना बन गया होगा, 100% बन गया होगा। तो कैश की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा समीशन आया करंट एसेट्स का, उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं कैश की परसेंटेज से, डिवाइड करते हैं रिमेनिंग परसेंटेज से, या कह लो करंट एसेट्स की परसेंटेज से। केस जो हमारा हमारा जो करंट सबका टोटल क्या आया था, 1708750, मल्टीप्लाई विद कैश की परसेंट कितनी है, 30। तो 30 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय हमारा किसकी परसेंट, करंट एसेट्स की परसेंट, दैट इज 70। तो इसका जो आंसर है दैट कम्स आउट टू बी 73232 समथिंग। तो ये दिस इज आवर फाइनल आंसर, जो कि हम यहाँ पर लिखेंगे कैश कॉलम के अंदर इधर। तो कैश का क्या हुआ, हमने क्या करा यहाँ पे, जो करंट एसेट, ये चीज समझ ला, कैश कैसे मतलब ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसे निकलता है, कैश प्लस स्टॉक जो होता है हमारा, प्लस डेटर्स। स्टॉक और डेटर्स क्या है, हमारे करंट एसेट्स है। तो कैश प्लस करंट एसेट्स गिव्स अस ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। तो वही चीज यहाँ पर हमने करी है। फटाफट आगे जो हमारा लास्ट टाइप का क्वेश्चन रहेगा, दैट इज फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स कैलकुलेशन। ऑपरेटिंग साइकिल की कैलकुलेशन में हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी होती है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस मेन जो फ्लो है वो याद रखो। मेन जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे देवर वेरी इंपॉर्टेंट, उनको अच्छे से कर लेना। 3 ही क्वेश्चन बताए हैं मैंने, और 2 ही अलग टाइप के थे, 2 ही क्वेश्चन मान के आप उनको चलो। हमने जो भी पढ़ा वही सेम चीज यहाँ पे करने जा रहे हैं। हमें ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए नेट ऑपरेटिंग साइकिल पता होनी चाहिए। रॉ मटेरियल ऊपर था, यहाँ पे भी है। वर्किंग प्रोग्रेस ऊपर था, यहाँ पे भी है। फिनिश गुड्स डेटर्स यहाँ पर भी है। आप यदि चाहो तो आप इनको अलग अलग कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हो। एंड इफ यू वांट, जैसे मैंने टेबल में इसको प्रेजेंट करा है, तो आप भी टेबल में प्रेजेंट कर सकते हो। तो रॉ मटेरियल इन होल्डिंग पीरियड हम निकाल रहे हैं, तो कैसे निकल रहा है वो, जो एवरेज ऑफ रॉ मटेरियल होगा, आपका 2 रॉ मटेरियल दे रखे हैं, उनको प्लस डिवाइडेड बाय 2, तो उसका उसका एवरेज निकल जाएगा। तो एवरेज ऑफ रॉ मटेरियल जो भी स्टॉक में पड़ा है, डिवाइडेड टोटल रॉ मटेरियल कंजप्शन, जितना रॉ मटेरियल आपने कंज्यूम करा है वो, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ डेज। नॉर्मली आपको दिए होंगे, नहीं दिए तो 365 आप ले सकते हो।
एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस, ऊपर क्या एवरेज 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 एवरेज। तो ऊपर आपको यही लिखना है कि एवरेज वर्क इन प्रोग्रेस हमारा कितना है, एवरेज रॉ मटेरियल कितना है, एवरेज फिनिश गुड्स कितना है। और जो नीचे चीजें लिखनी है उसमें आप देखो वर्क इन प्रोग्रेस में हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखते हैं। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया होता है तो डब्ल्यू में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लेके चलते हैं। वाई? बिकॉज प्रोडक्शन मतलब हमारा वही आ रहा है जो हमारा फिनिश गुड्स के अंदर आ रहा था, इस वजह से इसके अंदर हम ये लेके चलते, सॉरी फिनिश गुड्स कह रही हूँ, मटीरियल लेबर ओवरहेड्स वाला होता है। ओवरहेड्स के अंदर हमारा प्रोडक्शन का पार्ट आता है। फिनिश गुड्स की बात करें उसके अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है नीचे। डेटर्स की बात करें तो सेल्स आता है हमारा। क्रेडिटर्स की बात करें तो परचेज आता है। क्वेश्चन के अंदर हमें करना क्या होता है, हमें सारे करंट एसेट्स वाली जो चीजें थी उनको ऐड कर कर माइनस कर देना होता है क्रेडिट वाले से, तो दैट गिव्स अवर नेट ऑपरेटिंग साइकिल। अब यहाँ पर क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो, बिकॉज दिस इज द लाइक लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस चैप्टर। ठीक है, तो रॉ मटेरियल हमें दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट द ड्यूरेशन ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच ऑफ द 2 ईयर, कमेंट ऑन द इंक्रीज एंड डिक्रीज, कि क्या कुछ इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ। तो हम क्या करने जा रहे हैं, रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं सबसे पहले। रॉ मटेरियल का क्या बोला है उन्होंने, हमें 20,000 है, 2 ईयर का दे रखा है, यानी हमें यहाँ पर ईयर भी दो बनाने पड़ेंगे, एक होगा हमारा ईयर 1, ठीक है, और एक होगा हमारा ईयर 2। ईयर 1 की बात कर रहे हैं, ईयर 1 के अंदर हमें क्या दे रखा है, रॉ मटेरियल हमारा 20,000, तो ऊपर हमारा एवरेज ही दे रखा है क्वेश्चन में, तो एवरेज 20,000 लिखा, डिवाइडेड बाय क्या बोला मैंने, टोटल रॉ मटेरियल कंजप्शन, कितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हुआ है, या मैं कहूँ कितना रॉ मटेरियल परचेज हुआ है। तो परचेज जो था वो कितना था हमारा 96,000, तो इसको किससे डिवाइड करूंगी मैं, 96,000 से। क्वेश्चन बोले कि अज्यूम 360 डेज पर ईयर फॉर कंप्यूटेशनल पर्पस, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 360 से, तो हमारा जो ये आ जाएगा दैट इज आवर 75 डेज आ जाएगा। इधर आ जाओ, 27,000 हमें दे रखा है ईयर 2 का, तो 27,000 ऊपर लिखा हमने। इसकी परचेज हमें 1,35,000 दे रखी थी, 1,35,000 लिखा, मल्टीप्लाई बाय 360 करा, तो ये आ गए मेरे 72 डेज। वर्क इन प्रोग्रेस की बारे, वर्क इन प्रोग्रेस का हमें 14,000 ऊपर ऊपर दिया, दूसरे का हमें 18,000 लिखा था। नंबर ऑफ डेज 360 से हमने दोनों केसेस में कर दिया। अब हमने लिखा है एनुअल कंजप्शन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर कह लो हमने क्या बोला था यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा था, हम उसी को लेंगे 1,40,000, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करेंगे 1,40,000 से, और दूसरे का हमें दे रखा है 1,80,000, तो दूसरे को हम डिवाइड करेंगे 1,80,000 से। तो दोनों केसेस में मेरा जो आंसर आ गया दैट इज 360 डेज फॉर बोथ द केसेस। अब आ रहे थे हमारे फिनिश गुड्स के अंदर, फिनिश गुड्स का हमें प्राइस के जो हमें एवरेज दे रखा है दैट इज 21,000 एंड 24,000, तो एक के अंदर हम लिखेंगे 21,000 और दूसरे में हम लिख रहे हैं 24,000, मल्टीप्लाई किससे होगा, 360 से होगा, दोनों केसेस में ही 360 से ही हमारा मल्टीप्लाई होगा। अभी मैंने बताया फिनिश गुड्स की जब हम बात करें तो उसके अंदर हम किसको लेके चल रहे हैं, हमारा एवरेज मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही फिनिश गुड्स में हम लेके चल रहे हैं, डेटर्स में हम लेके चलते हैं सेल्स वाले को। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें कितना दे रखा है यहाँ पे, 1,40,000 और उधर 1,80,000, तो इधर 1,40,000 लिख देना, उधर लिखेंगे हम 1,80,000, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा आ गया 48 डेज, और इसका आंसर आ गया हमारा 54 डेज कैलकुलेशन करने पर। डेटर्स की बात करें, डेटर्स का भी यहाँ पे हमें अमाउंट दे रखे 16,000 और 18,000, ठीक है। तो एक मिनट रुको, एवरेज अब इसके अंदर देखते हैं, 16 और 18, ठीक है ना, यहाँ पे लिखो फटाफट 16,000 और इधर लिखा मैंने 18,000, मल्टीप्लाई बाय 360, दोनों केसेस में ही होगा 360 से मल्टीप्लाई, डिवाइडेड बाय क्या होगा, डेटर्स के केस के अंदर हम किससे डिवाइड करते हैं, सेल से डिवाइड करते हैं, तो 1,60,000 और 2,00,000 डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 1,60,000 लिख देना और इधर 1,20,000 लिख देना। नेक्स्ट चीज हम आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट चीज क्या करने में, इन सब चीजों को हमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे, नंबर ऑफ डेज को हम यहाँ पर प्लस करें। और क्रेडिटर की बात करें तो क्रेडिटर्स के अंदर भी हमें, क्रेडिटर्स कितने दे रखे हैं, हमें 32,000 दे रखे, डिवाइड किससे होगा, क्रेडिट परचेज से होता है, तो परचेज से डिवाइड होगा। रॉ मटेरियल के अंदर भी हम परचेज से डिवाइड कर रहे थे और इसके अंदर भी हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, परचेज से डिवाइड कर रहे हैं, और जो ही कंसेप्ट हमने उसके अंदर भी पढ़ा, एस्टिमेशन के अंदर भी। तो ये करने पर आपका ए आ गया, इन सबको प्लस करने पर क्रेडिटर्स का करा बी आ गया, ए माइनस बी करा मेरा आंसर आ गया। अब जो भी इंक्रीज एंड डिक्रीज होगा, लेट्स सपोज अब कैलकुलेशन जब आप पूरी करोगे तो पहले वाले का आपका लेट्स सपोज 177 आ रहा है, दूसरे ईयर का आपका आ रहा है 198, तो मैं बताऊंगी कि जो मेरी ऑपरेटिंग साइकिल वो कितने से इंक्रीज हो गई, कितने से लेंथेंड हो गई, लेने मतलब बढ़ गई है, दैट इज आवर 21
डेज वो बताया मैंने। और क्या बता सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ यहाँ पे अगर कोई भी चीज जो मेरी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है, कलेक्शन पीरियड हो गया, पेमेंट डिक्रीज हुई है, जैसे डेटर्स और हमारा जो क्रेडिटर्स है उनके बारे में जरूर बता दो कि डेटर्स का इतना पेमेंट इंक्रीज हुआ है, क्रेडिटर्स का डिक्रीज हुआ है, तो ये सब चीजें इसमें बतानी है और कुछ इसमें नहीं करना है। ठीक है, तो आपका जो ये हमारा वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट था वो खत्म हो जाता है यहाँ पे। इसके न्यूमेरिकल्स में 4 क्वेश्चन जो मैंने करवाए उन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना। उसके अलावा आपको और भी कोई न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब जो हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज आवर यूनिट नंबर 4, जो कि है हमारी डिविडेंड डिसीजन की। अब जैसे हमारा यूनिट नंबर 5 का भी न्यूमेरिकल 12 मार्क्स का था और 6 मार्क की आपको थ्योरी दिखी थी, यूनिट नंबर 4 के साथ भी वैसा ही है। आपको 12 मार्क्स का इसका पर्टिकुलर न्यूमेरिकल दिखेगा ही दिखेगा और 6 मार्क्स की आपको थ्योरी दिखेगी। तो अब इसके अंदर ये बहुत ईजी चैप्टर है क्योंकि इसके अंदर सिर्फ 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स के बाद ये डन हो जाता है कि उस 3 मेथड्स को फॉर्मूलाज को अगर अच्छे से कर लिया तो आपका हो जाएगा। तो बताया जा रहा है कि बहुत सारी थ्योरीज लिखी गई थी। एक तो बोला गया था कि डिविडेंड्स को पे करना दैट आर रेलेवेंट एंड एक था डिविडेंड्स आर इररेलेवेंट। तो ये दोनों थ्योरीज के लिए हमें एक एक मतलब अप्रोचेस देखनी है इसके अंदर। तो जो पहली है डिविडेंड्स आर रेलेवेंट कि अगर पेमेंट एंड नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर है तो वो हमारे फर्म की जो शेयर प्राइस है कंपनी की, तो शेयर प्राइस है उसको अफेक्ट करता है, वैल्यू ऑफ फर्म को अफेक्ट करता है, एक तो ये कहता है। और दूसरा तो डिविडेंड्स आर इररेलेवेंट है, ये अप्रोच ये कहती है कि डिविडेंड का जो भी पेमेंट ऑफ डिविडेंड है वो हमारे एक फाइनेंसिंग डिसीजन है, उससे हमारा नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड या पेमेंट ऑफ डिविडेंड से हमारा जो अवेलेबिलिटी ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वो अफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे दो अप्रोचेस है जो आपको पढ़ना है। पहले डिविडेंड्स आर रेलेवेंट के केस के अंदर है हमारे दो, एक है हमारा वॉल्टर्स मॉडल और एक है हमारा गॉर्डन्स मॉडल। और वहीं पर दूसरा जो है डिविडेंड्स आर इररिलेवेंट, इसको प्रूव करने के लिए हमारा एक मॉडल है दैट इज एमएम मॉडल, जिसको मॉडग्लानी एंड मिलर्स अप्रोच भी कहते हैं, जो कि ये कहता है दैट द पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म बिकॉज द वैल्यू ऑफ फर्म इज डिटरमिन्ड बाय द अर्निंग्स ऑफ द फर्म एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो अभी इसका हम जब पूरा प्रूफ देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये कि क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले वॉल्टर्स मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी तक जो पीवाईक्यूज में देखते हैं आपको या तो आपको वॉल्टर्स मॉडल दिखता है या तो आपको एमएम मॉडल दिखता है। एमएम मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको तो कोई छोड़ना ही मत, उसका तो फॉर्मेट को अच्छे से रट लेना। तब इसमें यहाँ पे क्या लिख रखा है, पी कह लो, प्राइस कह लो, मार्केट प्राइस हमें निकालना होगा। दिस इज डी, डी क्या है हमारा डिविडेंड पर शेयर, देखो यहाँ पे लिख भी रखा है डी इज डिविडेंड पर शेयर। के ही हमारा क्या कॉस्ट ऑफ इक्विटी कह लो या रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर्स कह लो। आर क्या है हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी है, जो के ई है जो मैंने बताया आपको वही है। ई हमारा अर्निंग्स ऑफ द शेयर है, अर्निंग प्राइस कह लो या अर्निंग पर शेयर हो गया। डी हमारा डिविडेंड है, के ही मैंने बता रखा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला क्या कह रहा है यहाँ पे, आप इसको अगर पूरा डिनोमिनेटर में भी करना चाह रहे हो तो आप कर सकते हो, दैट इज डी प्लस आर अपॉन में के ई, ई माइनस डी अपॉन में पूरे में के ई आ गया। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को अभी के अभी रजिस्टर में नोट कर लो बिकॉज यही फॉर्मूला यूज होना है। अगर इस फॉर्मूले में गलती होगी तो खराब हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज बताया गया कि आर और के ई के अंदर एक रिलेशनशिप है जो पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर इफ आर इज ग्रेटर देन के ई द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, डीपी रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, आर हमारा के ई से बड़ा है। ठीक है, तो उस केस में जो हमारी डीपी रेशियो होगी वो क्या होगी, 0% होगी। दिस इज द बेस्ट डीपी रेशियो। आर इज लेस देन के, तो जो हमारा डीपी रेशियो होगा दैट विल बी 100%। और अगर आर इक्वल टू के ही हो जाता है तो देर इज नो ऑप्टिमम डीपी रेशियो। ये जो स्टेटमेंट है आपको पता होनी चाहिए बिकॉज आपको कमेंट करने में ये बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आर ग्रेटर देन के ही तो 0% होना चाहिए, आर लेस देन के ही तो 100%, आर इक्वल टू के ही तो नो ऑप्टिमम डीपी रेशियो शुड बी देयर। ठीक है, तो अब आगे आ जाता है। कभी कभार क्या होता है, हमें डिविडेंड कैलकुलेट करना होता है, मतलब डी कैलकुलेट करना होता है और हमें ई या डीपी रेशियो दे रखा होता है और इनमें से कोई भी एक चीज में मिसिंग हो सकती है, मतलब कैसे भी कैलकुलेट करना है, डीपी रेशियो निकालनी है तो डी अपॉन में ई हो गया हमारा। ठीक है, और अगर हमें ई निकालना है तो डी अपॉन में डीपी रेशियो हो गया। ठीक है, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन की क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो इसका एक रिलेशनशिप बना रखा है कि डी इज अर्निंग, अर्निंग पर शेयर मल्टीप्लाई बाय आवर डीपी रेशियो। ठीक है, तो क्या बोला गया यहाँ पे एक एग्जांपल से भी बता रखा है कि सपोज जो हमारा ईपीएस है वो 50 है और डीपी रेशियो क्या है हमारी 10% है। तो अब हमारा डी क्या होगा, तो डी कैसे होगा, अर्निंग इंटू डीपी रेशियो, अर्निंग हमारा 50, डीपी रेशियो 10%, तो मेरा आंसर क्या आ गया, डी का 5 आ गया। ठीक है, ₹5 आ गया। ये इसका मॉडल का था। मतलब अभी मैं पहले फॉर्मूला सारा समझाती हूँ फिर आगे करते हैं। नेक्स्ट हमारा गॉर्डन मॉडल है। गॉर्डन मॉडल क्या कहते हैं कि प्राइस कह लो या P0 कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तो वो कैसे निकलता है, अर्निंग्स
मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस बी। यहाँ पे जो ये बी है दैट इज आवर रिटेंशन रेशियो, कितना हम रिटेन करके रख रहे हैं कंपनी के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा, क्या हो गया, रिटेंशन रेशियो कह लो या रिटेंशन रेट कह लो। अब फॉर्म में के तो हमारा सेम ही चल रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल, माइनस बी डॉट आर, बी मल्टीप्लाई बाय आर। तो बी यहाँ पर क्या है हमारा रिटेंशन रेशियो, और आर क्या है हमारा रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो दिस फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा किसका फॉर्मूला है, हमारे गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला है। और यहाँ पे ये सारी चीजों का मतलब पता होना जरूरी है, बिकॉज क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली नहीं दिया होगा, क्वेश्चन के अंदर हम इनका मतलब लिखेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में ऐसी ये चीजें दे रखी होंगी, इसकी बेसिस पे हमें खुद से आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी हमें कुछ केसेस दे रखे हैं कि अगर हमारा आर ग्रेटर देन के है, उस वाले केस में क्या था, ऑप्टिमम डीपी रेशियो 0, यहाँ पे भी ऑप्टिमम डीपी रेशियो 0 है। आर लेस देन के है तो 100%, आर इज इक्वल्स टू के है तो नो ऑप्टिमम डीपी रेशियो। बट यहाँ पे ये भी बता रखा है कि अगर आप कमेंट करते हो ये भी बता सकते हो, अगर आर ग्रेटर देन के है दैट इज कंसिडर्ड एज अ ग्रोथ फर्म, आर लेस देन के है तो डिक्लाइनिंग फर्म, और आर इज इक्वल्स टू के है तो दैट इज नॉर्मल फर्म। अब बी इंटू आर ये कंबाइन करके क्या बोलते हैं, हम इसको ग्रोथ रेट कहते हैं। ग्रोथ रेट कह लो, स्मॉल जी कह लो। तो कभी कभार क्वेश्चन में अगर ग्रोथ रेट दे रखा है तो दैट मीन्स बी इंटू आर ही दे रखा है। बी मैंने क्या बताया, बी क्या हमारी रिटेंशन रेशियो है, और सपोज जो डीपीआर, डीपी रेशियो हमें कितनी दे रखी है, 30% दे रखी है, बी दे रखा है हमें 70%। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे, हमारा जो ये बी है 1 माइनस डीपीआर होता है, जो भी पीछे बताया मैंने, तो इसको ध्यान रख लीजिए, बी इज 1 माइनस डीपी रेशियो या डीपीआर के लिए। सब देखो पीछे जो था हमने उसमें क्या करा था, डी इज अर्निंग इनटू डीपी रेशियो, ये अलग फॉर्मूला था, ये किसका था, डी का फॉर्मूला था। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, बी, बी क्या है हमारा रिटेंशन रेशियो, उसका फॉर्मूला क्या है 1 माइनस डीपीआर, या अगर मैं कहूँ डीपीआर का फॉर्मूला क्या है हमारा, दैट इज 1 माइनस बी। तो दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपके क्वेश्चन में आपको जरूर दिखेंगे ही दिखेंगे काम करने के लिए, बिकॉज क्वेश्चन में डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दी होंगी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया गॉर्डन्स मॉडल का फॉर्मूला वगैरह जो भी था वो हमने समझ लिया। बी का कैलकुलेशन क्या होगा, 1 माइनस डीपीआर। ओके, तब आगे बढ़ते हैं और क्या क्या चीजें दे रखी है यहाँ पे कि इफ प्राइस अर्निंग रेशियो दैट इज पीई रेशियो इज गिवन, देन जो हमारा के होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा ये बताया है। कभी कभार क्वेश्चन में दिया होगा दैट इज पी प्राइस अर्निंग रेशियो या पीई रेशियो ऑफ द फर्म इज गिवन एज दिस, तो उस केस में आपको के निकालना है, बिकॉज हमारा फॉर्मूला में क्या यूज हो रहा है, ई 1 माइनस बी अपॉन में के माइनस बी आर। ठीक है, तो केई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय पीई रेशियो, उससे हमें अपने केई की वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट क्या बोले, वैल्यू फर्म अंडर वॉल्टर्स एंड गॉर्डन मॉडल इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग नंबर ऑफ शेयर्स शेयर प्राइस। तो क्या मतलब वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उसके प्राइस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ जाएगा। वैल्यू ऑफ फर्म में वैल्यू ऑफ इक्विटी भी आता है, वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स वाला कह लो, वैल्यू ऑफ डेट आता है, वो कंबाइन करके हमारा वैल्यू ऑफ फर्म बनता है। अब हमारा एमएम मॉडल पे आ रहा है, दैट इज लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से सारे समझ लेना। तो वैल्यू ऑफ फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय डिविडेंड, दे आर इनरेलेवेंट। तो ये इसका अप्रोच क्या कह रही है कि जो भी डिविडेंड पे करो या ना पे करो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जो वैल्यू ऑफ द फर्म है दैट इज द प्राइस, जो फाइनल वैल्यू ऑफ द फर्म निकलेगी वो अफेक्ट नहीं होगी, वो दोनों केसेस में सेम ही होती है। लगे इसका फॉर्मूला प्राइस इज इक्वल्स टू डी वन प्लस पी वन अपॉन में 1 प्लस के ई। ठीक है, इसका फॉर्मूला सिंपल ही है, बट इसकी कैलकुलेशन के अंदर काफी स्टेप्स आ जाते हैं, इसके लिए आपको पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में करना पड़ता है। तो पीई क्या है हमारा, पी जीरो क्या है हमारा, करंट मार्केट प्राइस की बात जा रही है। पी वन क्या है, जब भी वन आ रहा था तो हम आगे की बात कर रहे हैं, तो एक साल बाद का जो प्राइस है। डिविडेंड डी वन क्या है हमारा, डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर, या डिविडेंड प्रपोज टू बी पेड, तो ऐसे तीन चीजों से आपसे पूछा जा सकता है। केई की बात करें तो केई हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी रिटर्न ऑफ शेयर होल्डर, जो मतलब है केई हो गया पी हो गया, उनका मतलब तो हर जगह सेम ही चल रहा है। ठीक है, बट फॉर्मूला के अंदर जो चीज नहीं आ रही है वो मैंने आपको बता दिया। जब भी इसका क्वेश्चन आएगा एमए मॉडल का, हमें क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहला हम कैलकुलेट करेंगे डिविडेंड्स आर नॉट पेड, एंड दूसरा डिविडेंड्स आर पेड। कि एक में हम बोल रहे हैं कि डिविडेंड को हम नहीं देंगे, यानी डिविडेंड की जगह पे हम क्या रख देंगे, 0 रखेंगे, और हाँ नहीं हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस के लिए एक एग्जांपल लिया है। क्वेश्चन में हमें के दे रखा है 15%, मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी हमें 30 लाख दे रखी है। यहाँ पे पी जीरो भी आप जरूर लिख लेना, प्राइस कितना दे रखा था, करंट 30 दे रखा है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 7 लाख, अर्निंग्स दे रखा है हमें 2.5 लाख, और डी वन दे रखा है 2 रुपीज पर शेयर। डी वन कैसे दे रखा होगा, लिखा होगा डिविडेंड आर डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू बी पेड, एक्सपेक्टेड मतलब दिए जाएंगे, फ्यूचर में दिए जाएंगे।
ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज D1। ओके, और आपको अभी एक और भी चलते हैं, फिर उसके बाद ही हम उस चीज पे आते हैं टॉपिक पे। तो एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स पहले हमें निकालने पड़ेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन में दिए भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हर केस में निकालना है, बट इस केस के अंदर हमें करंट मार्केट वैल्यू दे रखी है, प्राइस दे रखा है, तो उससे हम पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे। तो 30 लाख डिवाइडेड बाय हमने करा 30, तो मेरा आंसर कितना आ गया, 1 लाख शेयर्स आ गया। मैंने बोला ये पूरा इसका कॉलम पूरा बना लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसको पूरा हमने दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। क्या करा, पहले हम करे डिविडेंड्स आर नॉट पेड एंड दूसरा करा डिविडेंड्स आर पेड। P0 पहली चीज जो हमें निकालनी है वो यही है कि प्राइस निकालो पहले, ठीक है। पहला जो स्टेप है उसमें हमें क्या निकालना है, प्राइस ऑफ द करेंट ईयर, मतलब जो सॉरी प्राइस ऑफ द मतलब जो भी हमें एक्सपेक्टेड टू पेड प्राइस है वो निकाल रहे हैं। जीरो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, प्राइस कितना है हमारा 30 है। D1 हमने बोला कि डिविडेंड्स आर नॉट पेड, यानी डी को हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, जीरो कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने डी की जगह पे जीरो लिखा। P1 तो हमें निकालना ही है, तो उसकी जगह पे हमने कुछ नहीं लिखा। डिवाइड बाय वन, वन तो वन ही रहेगा। के ई हमें क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 15%, दैट इज 0.15%, 0.15, तो 0.15 मैंने यहाँ पर लिख दिया। यहां से अगर मैं P1 की वैल्यू कैलकुलेट करूंगी तो 30 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.15 इट गिव्स अस P1, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरी 34.5 आ गई, प्राइस ऑफ वन, जो कि किस केस में डिविडेंड जब पे नहीं कर रहे हैं। अब जब हम डिविडेंड पे कर रहे हैं तो क्वेश्चन में दे रखा है कि कितना है डिविडेंड, 2 रुपीज है, तो डिविडेंड की जगह पे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, 2 रुपीज लिखा और उसको कैलकुलेट करा, तो मेरा प्राइस कितना आ गया, ₹32.5। तो प्राइस दोनों केसेस में अलग आया, बट जो फाइनल वैल्यू ऑफ द फर्म आएगी वो क्या आएगी हमारी, सेम आएगी। तो उस पे अब हम पढ़ते हैं उसमें क्या बताया। स्टेप नंबर 1 समझ आ गया। स्टेप 1 में क्या निकालना है, हमें P1 निकालना है। स्टेप 2 में क्या कहने की जितना प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से डिविडेंड को माइनस कर दोगे अगर आप, तो आपकी जो नेट अर्निंग्स है वो मिल जाएंगी। क्वेश्चन में हमें क्या प्रॉफिट दे रखा है, दे रखा है, तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, अर्निंग्स कितना दे रखा है हमें, 2.5 लाख दे रखा है, तो इसी के अंदर से हमें क्या निकालना है, नेट अर्निंग्स निकालना है, तो दिस विल बी कंसिडर्ड एज आवर प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के अंदर हमें 2.5 लाख 2.5 लाख दोनों जगह पे लिख दिया। डिविडेंड पहले केस में हम जीरो कंसिडर कर रहे थे, दूसरे केस में क्या कंसिडर कर रहे थे, 2। नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 1 लाख है, तो 1 लाख को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिविडेंड 2 लाख आ गया। तो से मेरी नेट अर्निंग मेरी 2,50,000 रही, और इस केस में कितनी होगी, 50,000 होगी। नेक्स्ट जो स्टेप 3 है दैट इज कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट दे रखा है उसका अमाउंट लिखा हमने 7 लाख 7 लाख। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दे रखा है इन्वेस्टमेंट कितना है, 7 लाख है, तो दोनों जगह 7 लाख लिखा। माइनस करना है जो भी हमने ऊपर निकाला, दैट इज आवर नेट अर्निंग्स। नेट अर्निंग्स को हमने दोनों केसेस में से माइनस करा, तो मेरा फ्रेश फंड टू बी रेज, कितना फंड अब हमें रेज करना होगा वो निकल कर आ गया। ये लग रहा होगा कि भाई इतना सबको याद करना, बट देखो ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपको ये क्वेश्चन दिखता ही दिखता है पेपर में, इसमें ज्यादा घुमाकर कुछ नहीं आता, बट कैलकुलेशन करनी है बस, और कुछ नहीं करना। तो इस क्वेश्चन को अभी ही लिख लो, हो जाएगा, ठीक है। फ्रेश फंड्स टू बी रेज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर कितना आ गया मेरा, इसका 4,50,000 आ गया, इसका 6,50,000 आ गया। अब हमें जो नेक्स्ट चीज जो निकाली दैट इज न्यू शेयर्स कितने हमें इश्यू करने पड़ेंगे। उसके लिए अभी जो हमने पीछे P1 निकाला, प्राइस निकाला, वो तो मैंने दोनों का देख लिया। अगर मैं अपने जो भी हमारा ये फ्रेश फंड्स आया उसको मैं अपने जो करंट जो भी हमने प्राइस न्यू प्राइस निकाला उससे डिवाइड कर दूं, तो मेरे को पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स मेरे को इश्यू करने हैं। तो वही यहाँ पे करा, जो मेरा फ्रेश फंड था उसको डिवाइड करा, जो मेरा नया प्राइस मैंने निकाला, दोनों केसेस में मैंने वही करा। तो मेरा इस केस में जो न्यू शेयर्स आए वो ये आ गए, ये किस में आया, पॉइंट में आया, तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है। राउंड ऑफ करने से पॉइंट्स में करने की जरूरत नहीं है। और इस केस के अंदर भी हमने उसके नए शेयर्स निकाले जो कि 20,000 आए। अब स्टेप नंबर 4 वैल्यू ऑफ द फर्म निकालनी है, उसके लिए हमें क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको सारे स्टेप्स एंड तक करने पड़ेंगे। क्वेश्चन में कभी कभार आपको यहाँ तक ही दे देते नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दो, आपको आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्या बोला गया है, हमने पहले देखा एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने हैं। एग्जिस्टिंग शेयर्स हमने कैलकुलेट करे थे यहाँ पर, देखो कितने शेयर्स कैलकुलेट करे थे, 1 लाख। तो मैंने एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स को हमने एनुलेट करा है, एनुलेट करा तो वो कितना आ गया, दोनों केसेस में 1 लाख आ गया। न्यू शेयर्स इशू करने थे जो भी हमने ऊपर निकाला, इसको हमने लेट कर लिया, एमलेट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे भी इसको एमलेट करा, तो ये एम हो गया, ये एन हो गया। अब इन दोनों को हम टोटल कर रहे हैं, जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर्स थे, जो मैंने नए शेयर्स इशू करने होंगे, न्यू शेयर्स टू बी इशू, तो ये मेरा दोनों की वैल्यू अलग अलग आ गई है, ठीक है। अब हमें जो मार्केट वैल्यू निकालनी होती है एट द एंड ऑफ द ईयर, वो क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दो प्राइस से, राइट। तो हमने क्या करा,
प्लस एम, यही तो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स था। तो इस चीज को मल्टीप्लाई करा उसकी मार्केट प्राइस से। मार्केट प्राइस जो है, जो अभी हमने कैलकुलेट करा है, दैट इज P1। तो उससे मल्टीप्लाई करा, तो मेरा दोनों केसेस के अंदर जब अगर हम आंसर को मैच करेंगे, तो यहाँ पे 18 का डिफरेंस है। वो भी क्यों आया? बिकॉज हमारा जो कैलकुलेशन था वो पॉइंट में था, इस वजह से यहाँ पे डिफरेंस आया है। अब हमें लास्ट में इसके अंदर एक लाइन लिखना, कंक्लूजन देना जरूरी है कि ये करके हम ये बता रहे हैं दैट अकॉर्डिंग टू एमएम मॉडल, पेमेंट और नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। वैल्यू ऑफ द फर्म को इफेक्ट नहीं कर रहा। सो डिविडेंड आर इररेलेवेंट। तो ये प्रूफ कर रहा है कि डिविडेंड इररेलेवेंट होते हैं, बिकॉज दोनों केसेस के अंदर जो मेरी वैल्यू ऑफ फर्म आई है वो सेम आई है, चाहे मैंने डिविडेंड को 0 माना, चाहे मैंने डिविडेंड को 2 माना। ओके, डिफरेंस जो था वो क्यों था? बिकॉज ऑफ द न्यू शेयर्स इशूड इन डेसिमल्स। डेसिमल्स की वजह से मेरा डिफरेंस आया है, और कोई रीजन यहाँ पे डिफरेंस का नहीं था। तो अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू थी वो क्या होगी? सेम हो गई। ठीक है? अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन निकाले। अब पीवाईक्यू से बेस पे ही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ही आपका एमएम मॉडल का, यानी लास्ट ईयर आपका एमएम मॉडल का ही क्वेश्चन आया था। और ये ज्यादा फटाफट स्पीड में करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स हमें दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर, एक मिनट रुको। नंबर ऑफ शेयर दे रखे हैं हमें 50,000, कुछ रुपीज 100 ईच दे रखा है। तो 100 यानी ये क्या दे रखा है? प्राइस दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने प्राइस 100 लिख दिया, नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिख दिया? 50,000 लिख दिया। द शेयर्स ऑफ द कंपनी कोटेड एट पार, पार पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पे डिविडेंड ऑफ ₹7 पर शेयर, डिविडेंड ऑफ ₹7 पर शेयर वो पे कर रहे हैं, यानी कि 1 दे रखा है हमें, 7 दे रखा है। एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, यानी कि फ्यूचर का बताया गया, एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर वो प्रपोज करेगा। आई सेड दिस थिंग इन द क्लास, मतलब अभी बताया मैंने आपको, या तो बोलेगा एक्सपेक्टेड, या तो बोलेगा प्रपोज्ड, या फिर टू बी पेड इन फ्यूचर। तो यहाँ पे प्रपोज लिखा है, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये करा। ठीक है, एक मिनट रुको। हाँ, आगे क्या लिखा है? एक्सपेक्टेड टू बी पेड रेट हमें दे रखा है 15%। द एस्टिमेटेड द रिस्क क्लास हैविंग एस्टिमेटेड रेट ऑफ 15%। रेट है हमारा केई, केई हो गया, यानी कि वैल्यू ऑफ द कंपनी, रेट ऑफ द कंपनी, दैट इज 15% आ गया। इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कह सकते हो आप। और क्या लिखे? फाइंड द प्राइस ऑफ द कंपनी शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर व्हेन डिविडेंड इज पेड एंड व्हेन इट इज नॉट पेड। जब डिविडेंड पे हुआ है और जब डिविडेंड नहीं पेड हुआ। क्या है वैल्यू? D1 प्लस P1 अपॉन में 1 प्लस KE। D1 की वैल्यू हमें 7 दे रखी है, P0 की वैल्यू हमें 100 दे रखी है, और हमारा जो KE है वो क्या दे रखा है? हमें 15% दे रखा है। तो P0 की जगह पे 100, बाकी सारी जगह पे हमने जब वैल्यूज डाली, तो मेरी जो P1 है उसकी वैल्यू दोनों केसेस में मिल गई। डिविडेंड्स आप पेड कर दिया यहाँ पर, तो यानी यहाँ पर मेरे को डिविडेंड की जगह पे 7 डाला। इस केस में डिविडेंड्स आर नॉट पे, यानी D1 की जगह पे मैंने क्या लिखा? 0 लिखा। तो मेरे दो प्राइस मेरे आ गए, जो कि मेरे को क्वेश्चन में पहला पार्ट कह रहा था प्राइस ऑफ द कंपनी को कैलकुलेट करके दो। तो मेरा एक काम यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब क्या कहा जा रहा है? यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स भी कैलकुलेट कर, जब हमारी नेट इनकम 4.1 लाख है, ये 1 है, ठीक है, और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 6 लाख है। ऑल्सो प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिविडेंड डिसीजन ऑफ द फर्म। तो इस क्वेश्चन में हमें पूरा फुल फ्लेज ही करना है। क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया, मैंने बताया नेट इनकम के लिए, प्रॉफिट के लिए कितना है? 4,10,000, दोनों केसेस में लिखा। पहले केस में जो हम डिविडेंड मान रहे थे, जो भी हमने यहाँ पे देखो डिविडेंड कितना दे रखा है? हमें यहाँ पे 7 दे रखा है। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 50,000। 7 इंटू 50,000 जब हम करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ गया? 35। ठीक है, 3,50,000 मेरा आ गया। तो यहाँ पे मैंने यही करा, 3,50,000 से डिवाइड कर दिया। दिस इज द केस ऑफ डिविडेंड्स आप पेड, डिविडेंड पेड हो रहे हैं, और यहाँ पे डिविडेंड्स नॉट पेड। ठीक है, तो ये दो अलग अलग केसेस है इसके अंदर। करा प्रॉफिट में से डिविडेंड माइनस करा, मेरी नेट अर्निंग्स आ गई। तो नेट अर्निंग्स मेरी इसमें 60,000 आई, और इस केस के अंदर क्या आई? 4,10,000 ही, बिकॉज यहाँ पर डिविडेंड क्या था? 0 था। ये हमारा सेकेंड स्टेप यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब इसको पूरा प्रॉपर टेबल फॉर्मेट में ही बना के दिखाना। ठीक है, नेक्स्ट चीज स्टेप नंबर 3 था, दैट इज कॉस्ट ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट हमें दे रखी है 6 लाख, तो दोनों जगह पे इन्वेस्टमेंट 6 लाख लिखा। नेट हमने ऊपर कैलकुलेट करी, उसको दोनों केसेस में से हमने माइनस करा। तो मेरा फंड जो हमें रेज करना था वो मेरा यहाँ पर आ गया। ये एक और स्टेप हमारा खत्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या कैलकुलेट करना होता है? कितने शेयर्स हमें इश्यू करने होंगे, जिसको हमने कैलकुलेट करा था वो क्या है? हमारे एम। जो फ्रेश फंड है उसको डिवाइड कर दूंगी मैं P1 से, तो मेरे को नंबर ऑफ न्यू शेयर्स टू बी इश्यूड आ जाएगा। यहाँ पे हमारा जो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, बिकॉज सेकंड पार्ट में हमें सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड बताना था। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ये पार्ट खत्म होगा। पहले वाले केस में 5,000, दूसरे में 1,652.174 आ रहा है। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप हमारा है कि जो हमें कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ द फर्म। VF डिनोट्स हमारा वैल्यू ऑफ द फर्म, तो उसको ध्यान रखेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स कितने मेरे 50,000 और इधर भी 50,000, इसको हमने क्या लेट करा था, एन करा था। ठीक है, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स इसको हमने लेट करा था, एम करा था। ये क्वेश्चन में 50,000 दे रखा था, देखो यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में लिखा, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, 50,000 है। ओके, नेक्स्ट क्या करा हमने, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिया दोनों केसेस के अंदर। वैल्यू ऑफ द फर्म के लिए टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना होता है P1 से, प्राइस से। तो करा तो दोनों केसेस में मेरा जो आंसर आ रहा था वो एक्यूरेट सेम आ रहा था। तो यहाँ पर जो मैंने लाइन आपको अभी ऊपर बताई थी ना, वो लाइन यहाँ पे लिखनी है। ये सेम लाइन, आपको ये लाइन अच्छे से दिमाग में बिठा लो। बस यहाँ पे डेसिमल वाला नहीं केस आ रहा था, तो यहाँ पे ये वाली लाइन मत लिखना, बाकी यहाँ से ये हेंस प्रूफ वाली लाइन लिखनी है आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, विवान लिमिटेड, इसी का ही और पार्ट है, किसी दूसरे पेपर का है ये। तो विवेन लिमिटेड की अर्निंग्स दे रखी है हमारा 8 लाख, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख दे रखे हैं, ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा है 15%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है हमें 10% दे रखा है। अब हम सारी चीज यहाँ पे गिवन वाली चीज ना हमेशा लिख दो कि क्या क्या गिवन हमें दे रखा है। तो यहाँ पे चलो हमने यहाँ पे वैसे लिखा तो उसी फॉर्मेट के अंदर है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। तो बस अब लिख देते हैं ROI, यानी कि कितना दे रखा है, आर दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 15% या कह लो 0.15%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी का हो या कॉस्ट ऑफ कह लो हमारा जो ई वाला पार्ट होता है कि इज आवर कॉस्ट ऑफ इक्विटी ओनली, तो 0.10 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आर की वैल्यू पता चल गई, के ई की वैल्यू पता चल गई, हमें अर्निंग्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहाँ पर। What would be the dividend per share using Walter model want to keep share price at ₹45? शेयर प्राइस यानी कि प्राइस जीरो, P0 हमें क्या दे रखा है, ₹45 दे रखा है। तो P0 की जगह पे मैंने क्या लिखा, 45 लिखा। डी की वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है, क्योंकि लिखा है डिविडेंड पर शेयर की वैल्यू बताओ, तो डी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, और बाकी सब कुछ हमें यहाँ पर दे रखा है। अब अर्निंग्स का देखो, अर्निंग्स को भी हमें निकालना होगा अर्निंग्स पर शेयर के अंदर। तो अर्निंग पर शेयर के लिए 8 लाख हमें दे रखा था, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर डाटा 2 लाख। तो हमने करा तो मेरा अर्निंग पर शेयर कितना आ गया, ₹4। यहाँ पे 4 डाला, ये आर की वैल्यू डाली, के ई की वैल्यू डाली, नीचे भी के ई की वैल्यू डाली। तो मेरा पूरा सॉल्व करने में, इसको देखो पूरा ऐसे यहाँ पे डिनोमिनेटर पूरे में कर दो, बिकॉज के ई होल में आ रहा है। तो पूरे को जब हम सॉल्व करा तो मेरी डी की वैल्यू क्या आ गई, ₹3 आ गई। और क्या करना है, हम यहाँ पे डी और इसके आगे लिखे ऑल्सो कंप्यूट द डीपी रेशियो। डीपी रेशियो का भी हमने फॉर्मूला देखा था, क्या है हमारा डीपी रेशियो का फॉर्मूला, देखो यहाँ पे। देखो क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था जो हमने करा था, D इज इक्वल्स टू ई इंटू DPR। तो यहाँ से हमें DPR निकालना है, तो D अपॉन में E हो गया ये वाली वैल्यू, इज इक्वल्स टू आवर DPR। D की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 3 दे रखी है, और E की वैल्यू कितनी दे रखी है, हमें 4 दे रखी है। तो डिवाइड करोगे परसेंटेज में हमें आंसर निकालना है, इसलिए 40 से सॉरी 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं परसेंटेज के लिए। तो मेरा आंसर कितना आ गया, 75% आ गया। यहाँ पे पूरा फॉर्मूला कर कर ही बताना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। नेक्स्ट का इसी का सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द ऑप्टिमम डीपी रेशियो एंड एमपी, यानी कि मतलब जो हमारा प्राइस है, मार्केट प्राइस है, एट ऑप्टिमल डीपी रेशियो क्या मार्केट प्राइस हमारा होगा। तो हम यहाँ पे मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं, तो वो हमने फॉर्मूला जो था वही सेम यहाँ पे डाला। ठीक है, अब इस केस में हमें डी भी दे रखा है। ठीक है, तब उसको देख रहे हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दोबारा रीड करो, व्हाट विल बी द ऑप्टिमम डीपी रेशियो एंड मार्केट प्राइस एट एट ऑप्टिमल डीपी रेशियो। ऑप्टिमल डीपी रेशियो क्या है, दैट इज आर अगर ग्रेटर देन के है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अगर आप देखोगे तो इसमें आर कितना दे रखा है हमारा 0.15, और आर इज ग्रेटर देन के 0.10। 0.15 इज ग्रेटर देन 0.10, आर इज ग्रेटर देन के। तो इस केस में जो हमारा ऑप्टिमम डीपी रेशियो होता है वो क्या होता है, 0% होता है। यानी हर जगह डी की जगह पे मैं क्या लिखूंगी, 0 लिखूंगी। तो यहाँ पर भी मैंने 0 लिखा, इधर भी मैंने 0 लिखा, और कैलकुलेट करा तो मेरा जो मार्केट प्राइस है वो आ गया एट आवर ऑप्टिमल डीपी रेशियो, ऑप्टिमम डीपी रेशियो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट पे पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द मार्केट प्राइस एट 100% डीपी रेशियो, also analyze the impact of change in dividend payout ratio on market price of the shares in the above question। अब क्या बोला है, जो हमारा डीपी रेशियो है दैट इज आवर ऑप्टिमल, मतलब 100% उन्होंने बताया है। ठीक है, तो अब उसमें बताने कि क्या क्या हमारा चेंज इसमें हो सकता है। तो हमारा जो भी हमने ऊपर डिविडेंड क्या निकाला था, यहाँ पर हमारा 4 निकला था। रुको एक मिनट, यहाँ पे देखो, यहाँ पे D इज इक्वल्स टू ई इंटू डीपी रेशियो होता है हमारा।
ई हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो हमने जो कैलकुलेट करा है वो ई कितना दे रखा है, हमें 4 दे रखा है। तो यहाँ पे मैंने ई की जगह पे क्या लिखा, 4 लिखा। डीपीआर कितना है हमारा, 100 चल रहा है, 100% चल रहा है। तो यहाँ से हमारा डी भी कितना आ गया, डी की भी वैल्यू हम क्या कहेंगे, 4 ही है। तो यहाँ पे इधर भी 4 लिखा, इधर भी 4 लिखा, और यहाँ पे एक वो भी मिल जाता है हिंट भी कि इसका आंसर हमारा 0 ही आएगा। 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, तो पूरी टर्म क्या होगी मेरी, 0 हो गई। तो इसका जो मेरा मार्केट प्राइस आया दैट इज ₹40 आया। तो हम इसमें बता क्या रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हेन डीपी रेशियो 0 था तो प्राइस कितना था, 60 था। अब जब डीपी रेशियो 75 था, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा, तो प्राइस था 45। एंड व्हेन, देखो यहाँ पे ये पहले पार्ट जो था इसके अंदर हमने डीपी रेशियो को क्या कंसिडर करा था, 0। तो यहाँ पे प्राइस कितना आया, 60 आया। इस पार्ट में जो डीपी रेशियो था दैट वाज 75%, तो इस केस में हमारा प्राइस कितना आ गया, 45 आया, देखो यहाँ पे। ठीक है, जो प्राइस हमें जो दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। और अब क्या कह रहे हैं हम, जब हमने डीपी रेशियो को 100% करा तो प्राइस कितना हो गया, 40%। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे प्राइस, हमारा जो डीपी रेशियो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। यानी कि पहले डीपी रेशियो 0% था, फिर क्या हुआ हमारा 75% हुआ, फिर क्या हुआ हमारा 100% हुआ। तो उस पे मेरा प्राइस का क्या इफेक्ट है, प्राइस की बात करो, 0% पे क्या प्राइस था मेरा, देखो यहाँ पे 0% था, इस पे प्राइस कितना था मेरा, 60 था। 45, 75 पे 45 था, और 100 पे क्या है, 40 है। यहाँ पे वे गड़बड़ होगी, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज का कुछ गड़बड़ हो गया, तो क्या लिखोगे आप, एज वी इंक्रीज डिविडेंड पे आउट रेशियो आवर प्राइस डिक्रीजेस। डीपीआर के बढ़ने से प्राइस कम होता जा रहा है। एंड दिस विल बी द कंक्लूजन, जो आपका लास्ट पार्ट में मांगा है वो आंसर हमारा हो गया है यहाँ पे। तो ये जो पूरा क्वेश्चन था दैट वाज बेस्ड अपॉन आवर वॉल्टर्स मॉडल। अब हमने यहाँ पे एमएम मॉडल का भी क्वेश्चन कर लिया, वॉल्टर मॉडल का भी क्वेश्चन कर लिया। अब हम फटाफट इसका गॉर्डन मॉडल का भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ईपीएस दे रखा है ₹10, रेट ऑफ रिटर्न 20% दे रखा है, केई हमें 16% दे रखा है। रेट ऑफ रिटर्न मतलब ये क्या दे रखा है, हमें आर दे रखा है। हमें मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है जब जो हमारा पे आउट रेशियो है, पहले केस में 50% लेना है, दूसरे केस में हमें 25% लेना है। प्राइस लिखा, मैंने फॉर्मूला लिखा E1 माइनस बी अपॉन में केई माइनस बी आर। अर्निंग्स का क्या दे रखा है हमें, ₹10 वो लिखा, 16%, आर हमें दे रखा है 20%। मैंने आपको बताया बी क्या है, हमारा रिटेंशन रेशियो है हमारा। तो जब हमें बी नहीं दे रखा और हमें पे आउट रेशियो दे रखा है, हम रिटेन कर रहे हैं, टोटल हमारा 100 है, उसमें से जब मैं पे आउट वाला माइनस कर दूंगी तो पता चल जाएगा रिटेन करा। तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, हमने 100% हमारा टोटल है, उसमें से पे आउट हमें पहले केस में 50% दे रखा है, वो माइनस करा, तो मेरा जो बी है रिटेंशन रेशियो कितनी आ गई, 50% आ गई। यानी कह लो 0.5 मेरा रिटेंशन रेट आ गया। तो यहाँ पे सिर्फ 0.5 यहाँ पे ऐसे लिख दिया, बस यही चेंज था इस क्वेश्चन में, और कुछ भी यहाँ पे नया नहीं है। नीचे आ जाओ, नेक्स्ट केस के लिए क्या है, 25% था, तो यहाँ पे बी की जगह पे आउट की जगह पे क्या लिखूंगी, 25 लिखूंगी। मेरा आंसर क्या आ गया, 75% आ गया। तो E10 1 माइनस बी क्या था हमारा, 75 यानी 0.75 वो लिखा। 0.616 हमारा के ई क्वेश्चन में दे रखा था, बी की जगह पे फिर से वही, और आर हमें क्वेश्चन में 20% दिया था। मेरी वैल्यू कितनी आ गई, ₹50 आ गई। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अलग टाइप का था ये थोड़ा सा। इस चीज के लिए जैसे अभी जो ऊपर बताया मैंने आपको वही निकालना था। अब जैसे क्वेश्चन रीड करते हैं पहले। अ कंपनी हैज अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख assets and 50,000 outstanding ordinary shares of ₹10 each। 50,000 के अलग से शेयर्स दे रखा है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है डेट आर 50,000। और हमें रिटर्न, हमें यहाँ पे ये वो दे रखा है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी, 5 लाख। तो हम पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा कि कितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे पास आया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कोई रेट दे रखा है कि नहीं दे रखा। earns a rate of 50% on its investment and has a policy of retaining 50% of the earning। रिटेनिंग मैंने आपको बताया बी क्या होता है हमारा, रिटेंशन रेशियो। तो रिटेंशन यानी रिटेनिंग मतलब रिटेन करके रखना, रिटेंशन मतलब रिटेन करके रखना। तो B कितना दे रखा है हमें, 0.5 दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। अप्रूव्ड डिस्काउंट रेट ऑफ द फर्म इज 10%। डिस्काउंट रेट यानी कि केई की बात हो रही है, केई के लिए डिस्काउंटिंग रेट के लिए वो सेम ही चीज होती है। ठीक है, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ द फर्म कितना दे रखा है हमें, 0.10% दे रखा है, वो लिख दिया यहाँ पे। तो हमें प्राइस ऑफ द शेयर निकालना है। अब यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का रेट दे रखा है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होगा, जितनी इन्वेस्टमेंट है उसको उसके रेट से मल्टीप्लाई करा, तो कितना आ गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, 75,000।
अर्निंग्स पर शेयर ई निकालने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करा। तो मेरा ई कितना आ गया? 1.5 आ गया। तो मैंने यहाँ पर ई की जगह पे 1.5 लिखा मैंने। बी हमारा 0.5 था, के ई हमारा 0.10 था, और बी और आर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मेरा यहाँ पे प्राइस कितना आ गया? ₹30 आ गया। ये चैप्टर भी हमारा यहाँ पे खत्म होता है। मैंने ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ पीवाईक्यूज को ही लिया ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चन आया है। आपको यहाँ पे बेसिकली जो याद करने वाली चीज है वो सिर्फ फॉर्मूला है। फॉर्मूला को अगर याद कर ले तो आपका पूरा चैप्टर डन हो जाता है। ठीक है, तो अभी आज की वीडियो के अंदर हमने यूनिट नंबर 4 और 5 के जो न्यूमेरिकल पार्ट था उसको अच्छे से कवर अप कर लिया है। आपको इनके अलावा ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप जस्ट इन्हीं क्वेश्चंस को एक बार हैंड ऑन कर लोगे तो आपका सब अच्छे से समझ आ जाएगा। फॉर्मेट को मत भूलना, और इस चैप्टर के अंदर एमएम मॉडल को गलती से भी मत छोड़कर जाना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने एमएम मॉडल के 2 क्वेश्चंस भी यहाँ पर करवाए हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।